स्टूडेंट, मैं आकांक्षा। हम लोग अपने टेस्ट सीरीज के प्रक्रिया में आगे बढ़ते जा रहे हैं। शायद हमारा ये चौथा या पांचवा टेस्ट का डिस्कशन है। जैसा मैं लगातार कह रही हूँ कि आप लोग कोशिश कीजिए, बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में आपकी टेस्ट सीरीज है बीपीएससी 69 प्रीलिम्स के लिए, और इसे ज्वाइन करिए और बाकी डिस्कशन हम आपको लगातार प्रोवाइड करा रहे हैं। कहीं भी कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न को और अच्छे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और मेरा सजेशन हमेशा से ये होता है कि आप क्लासरूम में आकर आप पढ़िए, टेस्ट दीजिए, क्योंकि आप जो भी पढ़ते हैं आप घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, पर आपको प्रैक्टिस कहाँ करनी है? कायदे से टेस्ट कोचिंग में करनी है। बिकॉज आप घर में कर रहे हैं, आप कितना भी कीजिएगा ना तो वो आपको उतना बेनिफिशियल नहीं लगेगा, क्योंकि घर बैठ के पढ़ना, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना और यहाँ पर आके देना, कोचिंग में टेस्ट देना, तो एकदम अलग अलग प्रक्रिया है। और मैं अक्सर एक बात बोलती हूँ कि जब तैयारी करने ही आए हो तो तैयारी युद्ध स्तर पे होनी चाहिए, ताकि प्रीलिम्स क्वालिफाई आपका हो जाए, ठीक है। तो चलिए, आज हमारी इकोनॉमिक्स की सीरीज है, उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ठीक है, सारे बच्चे प्रिपेयर हैं? वर्ष 2022-23 के लिए संस्थाओं द्वारा भारत का जीडीपी वृद्धि दर के संदर्भ में दिए गए कौन सा अनुमान सत्य है? तो जीडीपी क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद की सामान्य सी परिभाषा है कि किसी राज्य की सीमा के भीतर एक वर्ष में जो भी उत्पादन किया गया हो, चाहे प्राइमरी सेक्टर का हो, सेकेंडरी सेक्टर का हो, टर्शरी सेक्टर का हो, तीनों को ही जोड़ के रखा जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं एनएसओ। एनएसओ जो संस्था है आपकी, ये सीएसओ प्लस एनएसएसओ। सीएसओ आपकी राष्ट्रीय आय की गणना करती थी, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन। एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के मिश्रण से बना है। एनएसओ नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसने बताया कि आपकी जीडीपी कितनी है? 7.2, ठीक है। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1944 में बना था, स्टैब्लिश हो गया था, और वर्किंग कब से हुआ? 1945 से हुआ। इसने कहा कि 5.9%, ठीक है। जो ये एनएसओ है वो 2019 में इन दोनों को मर्ज करके बनाया गया है। तीसरा है अंगटाड, ये कह रहे हैं कि 6.6 है, बट अंगटाड आपकी यूनाइटेड नेशन की संस्था है, 4.7 है। तो आपसे पूछा गया है कि इन तीनों में से कौन सा सही है? तो आपका प्रथम सही है, मैंने बता दिया, आईएमएफ 5.9%, वो भी सही है। तो केवल एक और दो। वर्ष 2023-24 के लिए विभिन्न घाटे के अनुमान में संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? राजकोषीय घाटा 5.9% सही है, राजस्व घाटा 2.9% सही है, और आपका है प्रभावी राजस्व घाटा, ये गलत है। तो आपका यही कथन असत्य है, क्योंकि ये है 2.9%, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये आपका सही है, क्योंकि यही गलत है, 2.9%। करों से आय संग्रह का सही घटनाक्रम क्या है? आप लोग को दिखाई पड़ रहा है? जैसे बच्चे मुझे बोलते हैं ना कि मैम आप मोशन मत किया कीजिए, तो मैं किनारे खड़े होके इसलिए पूछ रही हूँ, ठीक है। जीएसटी, आयकर, निगम कर। जीएसटी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जीएसटी आपका सेंट्रल वर्सेस स्टेट का टैक्स है, ठीक है। पूरे भारत में एक ही प्रकार का कर लगाया जाए, उसी का स्वरूप जीएसटी है। आपका 101वां अमेंडमेंट है, 101वां संविधान संशोधन है। कब आया है? जुलाई 2017 को। तो सबसे ज्यादा जो आपके टैक्सेस है आय संग्रह का, सही पहला है जीएसटी, दूसरा है कॉर्पोरेट टैक्स या निगम टैक्स, तीसरा है आपका आयकर, ठीक है। सबसे ज्यादा निगम, भाई कॉर्पोरेट हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बिजनेस व्यापार है, इसलिए कॉर्पोरेट टैक्स, तीसरा है आयकर। तो आपका 1, 3, 2 आपका ये प्रश्न सही हो गया। नेक्स्ट है, केंद्रीय कर एवं शुल्कों में से कौन सा एक कर राज्य का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो जैसे जीएसटी आपका केंद्रीय कर एवं राज्यों का हिस्सा नहीं है, ठीक है। निगम कर, आयकर, सीमा शुल्क, ये आपका सेंट्रल का टैक्स है। किसका टैक्स है? सेंट्रल का टैक्स है, ये आपके राज्यों के कर का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट आपका, रेल बजट को आम बजट से अलग करने एवं विलय करने से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? एक वर्ष समिति के अनुसार 1921 में अलग किया गया, बिल्कुल सही है। और विवेक देबराय समिति 2015 के अनुसार विलय कर दिया गया, बिल्कुल सही है।
1924 में किया गया। मैं आपको जब भी करंट अफेयर्स बताती हूँ तो मैं बताती हूँ कि पहले समिति आ जाती है, बाद में एक्सिक्यूट होती है, सही है। ये 2015 में आई, 2016, 17, 18 में बजट विलय किया गया, तो बिल्कुल सही है। आपको याद होगा हमारे बिहार पीसीएससी का प्रश्न भी था, ये पूछा गया था वहां पे। ठीक है, तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा आधारभूत संरचना विकास से संबंधित योजना है? पीएम गति शक्ति प्लान के बारे में आपने सुना ही है कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करना है उसको मोशन देना है। एनआईपी, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, क्या कह रहे हैं? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, तो ये भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर से हो गया। एनएमपी, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, तो इसमें क्या होगा कि कौन सी योजनाएं विकास से संबंधित है? उपरोक्त सभी। ठीक है, तीनों योजनाएं संबंधित हैं। विभिन्न योजनाएं एवं उनके विषयों से संबंधित असत्य। उज्ज्वला योजना 8 मई को शुरू की गई थी। ठीक है, और ये आपको पता होना चाहिए, घरेलू एलपीजी के लिए है, महिलाओं को गैस सिलेंडर बांटा गया था। सौभाग्य योजना घरों को बिजली से है। उजाला योजना एलईडी बल्ब बांटा गया था। इसमें बोला गया था कि भाई जिनके पास सुविधा नहीं है उनको बल्ब की सुविधा यानी एलईडी सुविधा कम दामों में मुहैया कराया जाए। ठीक है, पीएम कुसुम नारी योजना, तो पहली बात यह है कि जो पीएम कुसुम योजना है वो आपकी सोलर पंप से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? सोलर पंप से रिलेटेड है एंड ग्रिड से। तो यहां पर ये एकदम गलत है कि नारी सशक्तिकरण से है, तो यही आपका गलत उत्तर है। आधारित संरचना विकास से संबंधित योजनाओं में क्या असत्य है? भारतमाला, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कौन देखता है? एनएचएआई देखता है। ज्योग्राफी के पेपर में हमने आपको बताया है। भारत नेट, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के बारे में जोड़ा गया। आपको पता होगा कि दूरस्थ क्षेत्रों में जो आपके दूर के एरिया है, रिमोट एरिया है, वहां पर भी ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के थ्रू लोगों को नेट प्रोवाइड करा रहा है। जब मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि ऐसा एक राज्य है जिसने इस चीज का राइट दिया है। अगर आपको याद होगा तो मैंने एक शब्द बोला था KFON, केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। उन्होंने बिल्कुल इसको प्रोवाइड कराया है सब लोगों को। ठीक है, सागरमाला आपको पता है बंदरगाह विकास से है। पर्वतमाला रोपवे की रास्तों को जोड़ा जा सके, जो बहुत हार्ड रास्ते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि उपरोक्त सभी, चारों सही हैं। नेक्स्ट, आप लोगों ने बोला था कि थोड़ा मैम टाइम कम लिया कीजिए, इसलिए मैंने थोड़ा समय छोटा कर दिया है। चलिए, आरबीआई के बारे में कौन सा असत्य है? इसका प्रारंभिक मुख्यालय कोलकाता में था, बिल्कुल सही। वर्तमान कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। वर्तमान कहाँ है? मुंबई में है। आपको पता है भारत का सेंट्रल बैंक है आरबीआई। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 को किया गया, बिल्कुल सही। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत किया गया, बिल्कुल सही। तो क्या कह रहा है इसमें लास्ट कि आरबीआई की स्थापना 1936 में की गई? जी नहीं, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई, तो यही आपका गलत है। यूपीआई, नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस ऐसी वित्तीय सेवा उपलब्ध कराता है। हम लोग दिन भर फोन का यूज करते हैं यूपीआई चलाने के लिए, है ना, सब चीजों को चलाते हैं हम लोग, तो हम लोग को पता है कि किस चीज का इसमें प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको पता है कि ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड करा रहा है आपको? आरबीआई प्रोवाइड करा रहा है। 2008 में एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तहत 2008 को आरबीआई ने इन सबको मान्यता दी थी। ठीक है, इस मुद्रा योजना के संदर्भ में सिडबी द्वारा संचालित, सिडबी छोटे उद्योगों के लिए है, 1990 में बनाया गया था। शिशु ऋण 50,000, बिल्कुल ठीक। किशोर ऋण 50,000 से 5 लाख, बिल्कुल ठीक। तरुण ऋण 5 लाख से 10 लाख, तो इसमें क्या है? उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट है आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में सत्य है। जब भी मैं करंट अफेयर्स पढ़ाती हूँ तो मैं बच्चों को बेसिक चीजें बताती जाती हूँ, तो मैंने उसमें बताया है कि जब भी आप पढ़िए तो आप योजनाओं को जरूर देखिए। 5 ईयर प्लान आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें 3 ही चीजें आपको पढ़नी होती है। पहला, कब से कब तक है। दूसरा, अगर किसी ने कोई मॉडल दिया है वो। तीसरा, किसका मुख्य फोकस क्या है। तो जैसे कह रहे हैं कि महानोबेलिस मॉडल, बिल्कुल सही। 1951 से 56 पहली चली थी, 1956 से 61 दूसरी चली थी।
तीसरी भी यहाँ फटाफट बता देती हूँ आपको, 1961 से 66, फिर आपको पता है 66 से 69 तक रोलिंग प्लान चला था। ठीक है, तो पहला कह रहा है महानवलिस मॉडल, बिल्कुल सही है। उस बार का फोकस क्या था, भारी उद्योग। पहले में क्या था, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। नेक्स्ट है डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी, बिल्कुल सही। तो क्या कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा सत्य है, तो 1 2 3 तीनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट, विदेशी व्यापार नीति 2023 के स्तंभों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। जो 2023 की व्यापार नीति है वो 4 स्तंभों पर टिकी हुई है। कितने स्तंभों पर टिकी हुई है, 4 पिलर्स पर। कौन कौन से 4 पिलर्स है, प्रोत्साहन में छूट की ओर बढ़ाना, ठीक है। गठबंधनों के माध्यम से निर्यात संवर्धन, ठीक है। व्यवसाय करने की सुगमता, ये भी ठीक है। कारोबार की लागत में छूट, तो क्या ये कह रहा है कारोबार की लागत में छूट, ये तो इसमें दिया ही नहीं है। कारोबार की लागत में छूट, तो आपका अविकसित क्षेत्र निर्यात हबों के रूप में कॉमर्स, यही गलत है। आपसे असत्य पूछा है, प्रश्न को बिल्कुल ध्यान रखना है कि क्या पूछ रहा है। 2012 से 22 के दौरान भारत के विदेशी व्यापार का सबसे बड़ा साझेदार, जैसे हम जब भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एफडीआई कहाँ से ज्यादा आ रही है, क्या हो रहा है। तो जैसे हम जो पहले नाम पढ़ते थे, मॉरिशस, अमेरिका, सिंगापुर, पहले क्या पढ़ते थे, मॉरिशस, अमेरिका, सिंगापुर, ठीक है। वर्तमान में अमेरिका, जो कि सही है, सिंगापुर, मॉरिशस, ठीक है। किसी वित्तीय वर्ष के बजट में सरकार के योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय का वर्गीकरण बंद कर दिया गया, 2016-17 से किया गया। किसके अकॉर्डिंग किया गया, सी रंगराजन कमेटी के अनुसार कर दिया गया। इन्होंने बोला कि जितना भी आपका योजनागत व्यय और उसका डिफरेंशिएशन है उसको हटा दिया जाए, क्योंकि जितने भी आपके जो बजट की तारतम्यता है वो नहीं बन पा रही है। एक जिला एक उत्पाद नीति से किन पे लक्षित किया गया है, तो आपने देखा होगा कि जो भी फसलें हो रही हैं उनसे लक्षित किया गया है। तो यहाँ पे लिखा है बागवानी क्षेत्र में विपणन तथा निर्यात को बेहतर बनाना। जैसे उस दिन मैंने बताया था कि पश्चिमी या पूर्वी चंपारण का, शायद पश्चिमी चंपारण का था, कि मिर्चा को बोला गया है ना, चावल और मिर्चा को बोला गया है, और मगही पान को दिया गया है, जीआई टैग जो दिए गए हैं। तो इन्हीं चीज़ों पर बातचीत हो रही, पर ये जीआई टैग जैसा नहीं है। जिस जिले में जिस चीज़ का उत्पाद ज़्यादा होता है उसके प्रोडक्शन को बाजार तक पहुंचाना और उसको फेमस करना, ताकि उनको रोजगार के नए अवसर मिले, ठीक है, इसका कार्य है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के लिए बिग टेंट शब्द का प्रयोग किया गया है सामाजिक अवसंरचना और रोजगार के लिए। भाई बिग टेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि लोगों को बहुत सारा सोशल स्ट्रक्चर मिले और एम्प्लॉयमेंट मिले। जैसे किसी भी सोसाइटी की जो रीढ़ है, एक तो सोशल कल्चर है और दूसरा रोजगार है। भाई अगर पैसा नहीं होगा, व्यापार नहीं होगा, तो कैसे काम होगा। अब बात आती है उभरते सितारे कार्यक्रम में निम्नलिखित में किसकी पहल है। तो बात आती है किसकी पहल है, भारतीय निर्यात आयात बैंक की पहल है। ये डेवलप्ड हुआ था 1982 में। क्या है ये जितने भी बीमार उद्योग हैं या जिनको पैसे की जरूरत है उनको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए जो पैसा दिया जा रहा है उसे कह रहे हैं उभरते सितारे कार्यक्रम। भारत में स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय की माप के लिए वर्तमान में किस वर्ष को आधार बनाया गया। तो आपका आधार वर्ष है 2011 पहला, उसके पहले क्या था 2004-5। इसमें आपने दो चीजें सुनी होंगी ना, स्थिर कीमत, चालू मूल्य, दो चीजों पे सुनते हैं ना आप राष्ट्रीय आय। तो जो स्थिर कीमत है उसका मतलब है कि जो आपकी इन्फ्लेशन की वैल्यू है उसको स्टेबल कर दिया गया है, ठीक। और जो चालू मूल्य है उसमें इन्फ्लेशन को जोड़ दिया गया है। जब भी मैं इकोनॉमिक्स में कुछ बात करती हूँ तो मैं सामान्य भाषा में बताती हूँ कि इन्फ्लेशन को अगर आपको एकदम सामान्य सा समझना है तो मतलब महंगाई, थोड़े से सामान के पीछे बहुत अधिक मुद्रा भागने लगती है। चलिए, पूरी तरह से जैविक खेती को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, सिक्किम है। करंट अफेयर्स में मैंने आपको 2 से 3 तरह की खेती बताई, केमिकल फर्टिलाइजर से, कार्बन न्यूट्रल से, ऑर्गेनिक खेती, तो ये उसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। 2015 में ही बेटा इसको कर दिया गया था ऑर्गेनिक, मतलब किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पिछला पेपर देखा था तो हमने पढ़ा था वर्मी
कंपोस्ट खाद के बारे में तो हमने आपको बताया था कि अर्थ वार्म और मिट्टी के मिश्लेषण से उसको फर्टिलाइजर को बनाया जाता है। तो उन्हीं तरह की चीजों का प्रयोग करके, मैन्योर का प्रयोग करके, खाद्य के रूप में देसी चीजों का प्रयोग करके, केमिकल चीजों का प्रयोग करके नहीं बनाया गया। नेक्स्ट है, ये देखिए, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने जब पिछला पेपर देखा होगा, बहुत डेटा बिहार में पूछा गया था। तो ये एक एक डेटा नहीं है, ये 4 प्रश्न के उत्तर हैं आपके लिए। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11.7 करोड़ परिवारों में शौचालय की व्यवस्था, गलत, 9.5 करोड़ परिवारों को। ठीक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अभी हमने पढ़ा, एलपीजी रसोई गैस के लिए, देखिए दूसरे प्रश्न में आपको उत्तर भी है, 9.6 करोड़ कनेक्शन। ठीक है। 120 करोड़ लोगों को 220 करोड़ की वैक्सीन लगाई गई। ठीक है। 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जन धन बैंक खाता, यह भी बिल्कुल सही है, ओपन एंडेड कर दिया गया है। और आपको पता होगा कि यह भारत के जो निचले वर्ग हैं उनके लिए योजना वरदान है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये एक ऐसी योजना है, शायद 15 अगस्त को स्टार्ट हुई थी। ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि पहला गलत है आपका, तो 2, 3, 4। नेक्स्ट है आपका, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो पहले फाइनेंस कमीशन क्या है? आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 तो एक संवैधानिक संस्थान है। यह कहती है कि इसमें एक चेयरपर्सन होंगे, 4 मेंबर होंगे, जिनका कौन करेगा? राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। इनका काम क्या है? संसाधनों और धन का बंटवारा करती है सेंट्रल और स्टेट के मध्य, बंटवारा करती है, एलोकेशन करती है। तो जो पहले हमारे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे 1951 से 1956 के दौरान थे, और उनका नाम था केसी नियोगी। ये आपको मैंने बेसिक डिटेल बता दी वित्त आयोग के बारे में। 15 वित्त आयोग के आपके अध्यक्ष हैं एनके सिंह। इनका कार्यकाल है 2020 से 2025। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका बिहार का, और जो आपके अगर 14th पूछे जाएंगे तो 14th आपके वाईवी रेड्डी हैं। मुझे लगता है कि जैसे आपको पहला और दूसरा याद होना चाहिए, तो पहले हैं केसी नियोगी, दूसरे हैं के संथानम, लास्ट में आपके 15 नंबर है, 15 नंबर इंपॉर्टेंट है, वित्त आयोग एनके सिंह। 14th वाले कमीशन के कौन थे? वाईवी रेड्डी। बिहार बजट 2023-24 का राजकोषीय घाटा अनुमान किया गया है। जीएसडीपी क्या है? जैसे हमने अब आपको जीडीपी के बारे में बताया था, ये सेंट्रल का था, ये देश का था। इसी तरह किसका है? स्टेट का है। स्टेट का राज्य घरेलू उत्पाद, मतलब देश, आपके राज्य के भीतर जो भी उत्पादन हो रहा है, चाहे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तीनों सेक्टरों से उनको जोड़कर बनाया जा रहा है। तो पूछ रहे हैं राजकोषीय घाटा कितना है? 3.0 है। बिहार बजट के संदर्भ में राजस्व बजट की स्थिति के बारे में असत्य है। राजस्व बजट के घाटे के स्थान पर राजस्व अधिशेष की स्थिति वर्ष 2022-23 के लिए राजस्व शेष है आपका प्लस 0.6%, वर्ष 2023-24 के लिए प्लस 0.5%। तो इसमें आपका कह रहा है कि असत्य कौन सा है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि तीनों ही सत्य है। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राजस्व सरकार की सबसे अधिक भागीदारी किसमें होगी? अभी हमने कुछ देर पहले देखा कि जीएसटी में थी, है ना? तो यहाँ पे क्या होगी? चलिए अब ये प्रश्न आपके ऊपर छोड़ती हूँ, मुझे बताइए कि इसमें क्या उत्तर आपको समझ में आ रहा है। अरे भाई, जो सेंट्रल में ज्यादा कलेक्शन कर रहा है वही स्टेट में करेगा। क्यों? क्योंकि पूरे भारत में एक ही कर लगाया गया है जीएसटी के रूप में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो यही आपका सही उत्तर है। बिहार का बजटीय प्रणाली के प्रावधान एफआरबीएम, तो पहले देखते हैं कि एफआरबीएम है क्या। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट भारत में 2003 में लागू हुआ था। ये राजस्व और बजट के बीच जो आपका टैक्स मिल रहा है उसके और बजट के बीच की तारतम्यता के लिए था। बिहार में ये एक्ट फॉलो अप हुआ था 2006 में। ठीक है,
बिहार सरकार के कमिटेड एक्सपेंडिचर में शामिल नहीं है। तो शामिल में है वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन, तो क्या शामिल नहीं होगा? शिक्षा व्यय। बिहार के जीएसडीपी के विभिन्न तंत्रों की भागीदारी, जैसे मैं बार प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर की बात कर रही हूँ, तो प्राइमरी सेक्टर में क्या है? कृषि, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। सेकंड में क्या है? फर्स्ट सॉरी, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, कृषि एवं वानिकी। दूसरा है इंडस्ट्री, उद्योग। तीसरा है आपका सर्विस, सेवा क्षेत्र। ठीक है, तो कृषि 26% ठीक है, पर विनिर्माण आपका 15% नहीं है, इससे कोई नहीं। आपका ये उत्तर सही हो गया। अब नेक्स्ट है आपका, सॉरी, बिहार में सामान्य दर की स्थिति के बारे में असत्य है। सामान्य बेरोजगारी दर 6% है, बिल्कुल सही, बिहार की कंडीशन है। ये डेटा बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कहा गया एक एक शब्द आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी गड़बड़ मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए, सामान्य, एक सेकेंड, मैंने इस क्वेश्चन को, सॉरी माय मिस्टेक, मैंने इस क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी कि जीएसडीपी की भागीदारी में असत्य है। ठीक है, मैं आपको अपना रिव्यू ठीक करके बताती हूँ कि आपका जो कृषि है 26% है, बिल्कुल सही। विनिर्माण 15% है, बिल्कुल सही। सेवा क्षेत्र 59% है, बिल्कुल सही, तीनों ही सही हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। सॉरी बच्चों। बिहार में बेरोजगारी की दर की स्थिति के बारे में असत्य है। सामान्य बेरोजगारी की दर 6% है, बिल्कुल सही। 15 से 19 वर्ष के बीच बेरोजगारी 20.1%। राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर 4.1%। सोचिए, राष्ट्रीय दर आपकी 4.1 है, बिहार में उससे भी ज्यादा है, 6%। इस प्रश्न के तीनों डेटा आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इनको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। तो ये क्या है? पूछा है कौन सा असत्य है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तीनों ही आपके स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। बिहार जीएसडीपी वृद्धि दर का अनुमान वर्ष 2021-22 में कितना था? क्या ये प्रश्न का आंसर मैंने आप लोग को बताया था जब करंट अफेयर की क्लास ली थी? 11% था। आपको जीएसडीपी के बारे में मैंने समझा दिया है। चालू मूल्य पर वर्ष 2023-24 के लिए जीएसडीपी के बारे में सत्य है 8.59% या 59 लाख करोड़ रुपए। मैंने आपको स्थिर मूल्य और चालू मूल्य के बारे में बताया। स्थिर मूल्य में क्या है कि इन्फ्लेशन में ठहराव को रखते हैं, चालू मूल्य में इन्फ्लेशन को जोड़ देते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, बिहार कृषि विकास रोड मैप के बारे में क्या असत्य है? आपको याद होगा पिछले पेपर में भी मैंने इस प्रश्न कराया है आपसे। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपका गलत हो गया, क्यों? क्योंकि ये कब से स्टार्ट है? 2008 से स्टार्ट है, तो आपसे पूछा है असत्य है। बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन के बारे में असत्य है। पहले बताइए कि बियाड़ा क्या है, मैंने आप लोग को क्लास में बात की थी इस बारे में, तो जरा मुझे बताइए कि पहले ये क्या है, तो फिर मैं आगे इस प्रश्न को शुरू करूं। क्या आप लोग को नहीं पता है बिहार इंडस्ट्रियल एरिया, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में? डेवलपमेंट अथॉरिटी, जहां तक मुझे याद आ रहा है 1974 एक्ट, ठीक है। राष्ट्रीय स्टार्टअप नीति, आपको पता है उद्योगों के लिए प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री उद्यम योजना, इसमें क्या बोला गया था कि 10 लाख रुपए तक दिया जाएगा, 50% पैसे को लैप्स कर देंगे, मतलब 5 लाख पर ही आपको क्या देना होगा? इंटरेस्ट देना होगा। तो ये तीनों तो आपके सत्य हैं। बिहार औद्योगिक नीति 2015 आपकी असत्य है, ठीक है। बिहार में डेयरी उद्योग को प्रोत्साहित करने से संबंधित है। पहले बताइए बसोका क्या है? क्या बसोका का नाम आप लोगों ने सुना है कि क्या है? बिहार स्टेट सीड, ठीक है, मैं लिखती हूं, अगर आपको नहीं पता है तो आप लिख लीजिए। बिहार स्टेट सीड एंड सर्टिफिकेशन एजेंसी, और यहां पे होगा मुझे लगता है ऑर्गेनिक। ओफो, बिहार
स्टेट सीड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी। तो ये आपको क्लियर हो गया है कि ये खेती बाड़ी की चीज है, डेयरी उद्योग मतलब दूध से जुड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा है कॉम्फेड। तो क्या आप लोग को कॉम्फेड से कुछ शब्द समझ में आ रहा है? कॉम्फेड का फुल फॉर्म पता है आप लोगों को? बिहार स्टेट मिल्क कॉरपोरेशन फूड लिमिटेड, ठीक है, बिहार मिल्क। तो यही आपका क्या है? डेयरी से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड के बारे में आपने सुना होगा, 1971 में इसको स्टार्ट किया गया था। किसने किया था? मिस्टर वर्गीस कुरियन ने किया था। कहाँ किया था? गुजरात के आणंद जिले में किया था। बियाडा, ये भी आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एरिया बता ही चुकी हूँ अभी। तो आपका उत्तर हो गया कॉम्फेक्ट। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित से कौन सी कंपनियों के बारे में असत्य है? महारत्न कंपनियां। बहुत छोटा सा फॉर्मूला है जिसके थ्रू मैं याद रखती हूँ। ऐसी कंपनियां महारत्न कंपनियां कहलाती हैं जिनकी एलिजिबिलिटी हो कि पहले वो नवरत्न हो, ठीक है। दूसरा, उनकी टोटल जो आपकी वर्थ है 25,000 करोड़ हो, ठीक है, नेटवर्थ आपकी 25,000 करोड़ हो, आपका जो 15,000 करोड़ हो, और जो आपका प्रॉफिट है वो 5,000 करोड़ हो टैक्स डिटेक्ट करके, ठीक है। तो 25, 15, 5, ठीक है, TNP, टोटल वैल्यू नेटवर्क प्रॉफिट। नवरत्न कंपनियां, इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना होता है? 1,000 करोड़ होता है। तो यहाँ पे कह रही है 12, 14, ये एक्चुअली 12 है। मिनी रत्न कंपनियां ये 73 हैं। तो आपका पहला उत्तर इसमें असत्य कौन सा है? तो असत्य आपके दो उत्तर हैं, 2 और 3, क्योंकि ये 12 सही है। मैंने आपको बताया कि ये 12 सही है, ये 12 है वर्तमान में। REC नई, ये नवरत्न कंपनी थी, REC जो कहाँ गई है? महारत्न में गई है। मिनी रत्न आपकी 73 है। तो आपके असत्य हैं 2 और 3। थोड़ा आप लोगों के बोलने पर ही मैंने अपनी स्पीड तेज रखी है ताकि आपको पेपर पढ़ते वक्त थकावट ना हो करते वक्त। चलिए, श्री अन्न, क्लास में करंट में हम लोगों ने इतनी बात किया मिलेट के बारे में कि इसको श्री अन्न क्यों कहा गया है। मोटे अनाज बहुत फाइबर वाले होते हैं इसलिए बहुत अच्छे होते हैं, हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। सरकार इसलिए इनको बहुत मतलब मोटिवेट कर रही है। दूसरी चीज़, इनको पैदा करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, सूखे क्षेत्रों में भी हो जाते हैं, ठीक है। श्री अन्न का उल्लेख 2023-24 में किया गया है। एक बात और, 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया गया है, ठीक है, मोटे अनाजों का वर्ष। श्री अन्न कहा गया है, ठीक है। ज्वार, रागी, बाजरा, कुट्टू, रामदेना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीनी, सामा, इनका नाम दिया गया है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा पूछा है, सही नहीं है। तो श्री अन्न एक विशेष प्रकार का धान है जो पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। पहले ही बता दिया कि मोटे अनाज है। भारत विश्व में श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा निर्यातक है। तो आपको एकदम मैंने बता दिया कि ये क्या है? मोटे अनाज, चावल नहीं है। 2023-24 में निम्नलिखित में से किस फसल की उत्पादकता की वृद्धि करने के लिए उपाय की बात की गई है? जरा ये बताइए। ये तो मैंने आपको बताया है और बहुत अच्छे से बताया है। सरसों, भाई मोटे अनाज में एक तरीके से सरसों भी कम पानी में पैदावार हो जाती है। कृषि, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन 2023-24 के साख वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कितना किया गया है? 20 लाख करोड़ रुपए। कितना किया गया है? 20 लाख करोड़ रुपए। एक चीज और, ये सब क्या है? आपका प्राइमरी सेक्टर है। ये सब प्राइमरी सेक्टर की चीजें हैं। आपको पता ही है, पूरे आपकी जो इकोनॉमी है 3 सेक्टर पे बेस्ड है, ये आपकी प्राइमरी सेक्टर है। वर्ष 2023-24 के बजट में घोषित PVGT का विकास, प्रिमिटिव वाले जो आपके वो हैं रहने वाले लोग, जनजातीय समूह, मिशन किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु लक्षित किया गया? जनजातीय समूह, पहले ही बता दिया मैंने, संवेदनशील जनजातीय समूह। जैसे कि बीच में खबर आई थी अनमार की सेंटलीज और ऐसी जनजातियां जिनके बहुत कम लोग बच रहे हैं, उनको सर्वाइवल के लिए रखा जाए। जैसे मैं जब तैयारी शुरू की थी मैंने तो पूछा कि क्या ज़रूरत है सुरक्षित करने की। क्वेश्चन था कि भाषाओं को क्यों संरक्षित किया जाए। अरे भाषाओं का अस्तित्व तो लोगों से है, जब लोग खत्म हो जाएंगे तो भाषाएं भी तो खत्म हो जाएंगी, एक पूरा कल्चर खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए उनको संरक्षित करने की बात की जा रही है।
और कल्चर से ही तो विविधता आती है, वरना विविधता कहाँ से आएगी। वर्ष 2023 को किसके लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में विश्व भर में मनाया गया? तो मैंने आपको बता दिया है कि मोटे अनाज, उसमें कुछ सोचना ही है नहीं है। गोल्डन हैंड शेक स्कीम किससे संबंधित है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है कि लोग जल्द से जल्द क्या ले लें, अपना रिटायरमेंट ले लें। ई रूपी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसको बिल्कुल इंपॉर्टेंट समझ लीजिए और जरूर ध्यान से सुनिए। ई रूपी एक डिजिटल वाउचर है, कोई भी लाभार्थी एसएमएस या क्यूआर कोड के रूप में अपने फोन में प्राप्त कर सकता है, पहला। ई रूपी एक प्रीपेड वाउचर है जिसके लाभार्थी द्वारा इसे स्वीकार करने वाले केंद्रों द्वारा बनाया सकता है, बिल्कुल सही। ई रूपी एक बारगी कैशलेस कॉन्टैक्टलेस वाउचर आधारित भुगतान तरीका है, बिल्कुल सही। ई रूपी के माध्यम से भुगतान करने के लिए लाभार्थी को बैंक का खाता होना जरूरी है। पहले ही में लिखा है कि एसएमएस या क्या क्यूआर कोड से काम चल सकता है, तो यही गलत है। चलिए, आप लोग को मैंने इसी तरह एक करंट अफेयर्स की क्लास में पढ़ाया था कि सरकार ऐसा कुछ सुविधा ला रही है जिसमें ये नहीं पता चलेगा, अगर नेट नहीं है तो भी आपके मैसेज जाएंगे। तो अब जरा जो मेरे बच्चे हैं जिन्होंने क्लास ली है, मुझे आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत श्रम बल के बारे में कौन सा युग्म सही है? सेवा एवं व्यापार 32%, बिल्कुल सही है। निर्माण 12%, बिल्कुल सही है। निर्माण मतलब क्या? सेवाएं आपका टर्शरी सेक्टर, सेवा क्षेत्र। निर्माण मतलब कि आपका इंडस्ट्री, उद्योग, सेकेंडरी सेक्टर 12%। कृषि 43%। तो निर्माण और विनिर्माण आपके सेकेंडरी के पार्ट हैं, तो 11% गलत है। असत्य पूछा है ना बेटा आपसे, तो यही आपका 11% नहीं है। भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण का रोड मैप 2020 से 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। भारत में उसका निर्माण ही इसीलिए 1 जनवरी 2015 को किया गया कि वो थिंक टैंक की तरह काम करे। इसके लिए उन्होंने एक वर्ड दिया है E20%, मतलब 80% पेट्रोल और 20% क्या है आपका? इथेनॉल। अगर आपको याद होगा तो कभी कभी एक क्वेश्चन बनता है कि जब इथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है? पावर अल्कोहल बन जाता है, ठीक है। ओपन नेटवर्क द्वारा डिजिटल कॉमर्स किस मंत्रालय के संस्थान के लिए पहल की गई है? तो जो ओपन नेटवर्क है वो आउटसोर्स रिसोर्सिंग के लिए है। तो जब आउटसोर्स रिसोर्सिंग का शब्द का प्रयोग होता है तो मतलब बिजनेस से है, वाणिज्य मंत्रालय से होगा, तो वाणिज्य मंत्रालय से है। संघाई सहयोग संगठन इंटरबैंक कॉन्सेंट्रियम की 19वीं परिषद की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? जब भी मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रही हूँ बच्चों को तो मैं बता रही हूँ कि अब इतने सारे करंट अफेयर्स के तरीके, मतलब इनमें जोड़ रहे हैं कि SCO के G20 के करीबन 50 के आसपास आपके कंसर्ट्स हुए हैं या फिर सम्मेलन हुए हैं। हाँ, पानी तो पिएगा ना आदमी। इतनी देर से बोलते बोलते आदमी का गला सूख जाता है भाई, लगातार बोलना पड़ता है तो। सॉरी। ये हुआ है आपका गोवा में। इसमें जितने भी बैंक के चेयरपर्सन थे उन्होंने बैठक की है, बातचीत की है। नेक्स्ट है आपका, वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिहाज से समृद्ध। देखिए, पहला पकड़ लीजिए, पटना समृद्ध है, बिल्कुल ठीक है। तो पटना आपके 2 ऑप्शन में है। अच्छा, इन्होंने 2 ऑप्शन सेम ही कर दिए, तो पटना, बेगूसराय और मुंगेर। मुंगेर का बिहार में क्या फेमस है, जरा बताइएगा हमको। वर्ष 2021-22 में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन के लिए उप क्षेत्रों में कौन सा सही है? तो क्या ये तीनों ही प्राइमरी सेक्टर हैं? आपको इसमें कोई डाउट तो है नहीं, मैंने आपको कई बार बता दिया है। तो आपने भी 43% के आसपास देखा था, तो फसल क्षेत्र 11.1%, बिल्कुल सही। पशुपालन 66.6%, बिल्कुल सही। मत्स्य खेत मतलब मत्स्य पालन या उसको आजीविका के लिए यूज करना, कृषि 1.8%, मतलब ये तीनों सही हैं और तीनों ही क्या है? प्राइमरी सेक्टर से आपके रिलेटेड हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में निम्नलिखित में किस योजना की घोषणा की गई? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र मतलब उत्तर पूर्व के लिए प्रधानमंत्री ने, नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र पूर्वोत्तर क्षेत्र कहलाता है ना, तो उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल की शुरुआत की गई है, ठीक है।
ध्यान दीजिएगा, देखिए ये बहुत थोड़ा सा अंतर है विस्तृत पहल और विकास पहल में। आपका उत्तर क्या होगा? विकास पहल होगा। बहुत अच्छा पेपर आपके लिए डिजाइन किया जा रहा है, हर बारीक से बारीक चीज पर ध्यान दिया जा रहा है। इसीलिए मैं बार बार आप लोग को ये चीज बोल रही हूँ कि आप लोग जरूर से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए और कोचिंग में आके दीजिए। बहुत रीजनेबल प्राइसेस में आपके टेस्ट सीरीज हैं। इसका फायदा सिर्फ ये नहीं है कि आप देखो, मैं जैसे बच्चों को बोलती हूँ कि आप करने क्या आए हो, आप तैयारी करने आए हो ना, तो फिर ढंग से तैयारी करो। मन में ये नहीं रहना चाहिए कि अरे मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन। अपनी प्रिपरेशन एकदम एग्जाम हॉल जैसी करो। मैं अक्सर जब टेस्ट का डिस्कशन करती हूँ तो मैं बोलती हूँ, मैं क्लास में ही बोलती हूँ कि प्रीलिम्स मॉक, मेंस लिखना, इंटरव्यू रिप्रेजेंटेशन, यही तो है ना। आप जितना मॉक करेंगे, जितने टेस्ट सीरीज लगाएंगे, उतना ही आपको बेनिफिट होगा। अब आता है नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा क्रम सही है जिसे प्रदर्शित करके मापकों को देखा जाता है? तो आपका प्रति व्यक्ति आय, फ्यूकेल आई एंड एसडीआई। अब मैं बताती हूँ कि ये तीनों चीजें क्या हैं। पर कैपिटा इनकम, जितना एक व्यक्ति के रिसोर्स में कमाई आ रही है। पीक्यूएलआई क्या है? फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, मॉरिस डे मॉरिस ने दी थी। तीन चीजों पर ये काउंट करते हैं। लिटरेसी रेट, ठीक है, दूसरा इन्फेंट मोर्टेलिटी, तीसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इन तीन चीजों को रख के देखा जाता है। अब आता है एसडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। किन चीजों को काउंट करता है? तीन चीजों को काउंट करता है। ये भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आपकी जो पर कैपिटा इनकम है, तीसरा लिटरेसी रेट। ठीक है, तो ये है आपका मापक जीवन का, तो ये इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में बैंकिंग दर के संबंध में कौन सा असत्य है? बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों को ऋण देता है। बिल्कुल सही है। जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं उनको लोन देता है। कौन देता है? आरबीआई देता है, हमारे यहाँ का सेंट्रल बैंक वही है। रेपो रेट में तरलता में वृद्धि होती है। बिल्कुल सही है। रिवर्स रेपो दर मुद्रास्फीति को कम करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। रेपो दर क्या है? इसमें भी कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। कौन? आरबीआई। बट दो कंडीशन होती है। कौन सी दो कंडीशन? एक तो शॉर्ट टर्म होता है, दूसरा मॉर्गेजिंग, कुछ तो गिरवी रखना ही पड़ेगा। ठीक है। रिवर्स रेपो दर क्या है? अब इसमें सेंट्रल बैंक लेता है किससे? कॉमर्शियल बैंक से लोन। कंडीशन यही दो होती है, क्या? शॉर्ट टर्म और मॉर्गेजिंग। ठीक है। अब कह रहे हैं कि एसएलआर, तो मतलब ये तीनों सही चल रहे हैं। एसएलआर आरबीआई के नियमानुसार प्रत्येक वाणिज्य बैंक को प्रारंभिक जमा में 0 से 18% रखना पड़ता है। बिल्कुल गलत। 40%, 40%, अकॉर्डिंग टू नरसिम्हम समिति 40% रखना पड़ता है, तो यही आपका गलत है। ठीक है। एग मार्क सभी खाद्य कृषि उत्पादों पे लगाया जाता है। बिल्कुल सी। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे। इको मार्क इकोलॉजी के लिए लगाया जाता है, एनवायरमेंट के लिए, प्रदूषण नहीं फैलाते। बिल्कुल सही। एफपीओ मार्क ये है आपका फूड प्रोडक्ट पे। किस पे है? फूड प्रोडक्ट पे। और यहाँ क्या कह रहा है? औद्योगिक उत्पाद, तो यही आपका गलत है। बीआईएस हॉलमार्क स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता पे लगाते हैं। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन से मौद्रिक एवं साख नीति के इंस्ट्रूमेंट नहीं है? आपके मौद्रिक एवं साख नीति के जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो ये हैं, दो तरह से होते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में है आपका बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ठीक है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। क्वालिटेटिव में क्या है आपका? जैसे आपका डायरेक्ट एक्शन है, जिसमें सीधी कार्यवाही कहते हैं। ठीक है। और एक इफेक्ट ऑफ और होता है, तो सार्वजनिक, देखिए आपको मैंने एसएल बताया, रेपो रेट बताया, सीआर बताया, तो क्या नहीं है इसमें? आपका सार्वजनिक
ऋण नहीं है, ये कहीं बात ही नहीं आई है। हाँ, एक डायरेक्ट एक्शन के अलावा मॉरलिटी होती है, मॉरल ड्यूटी वाला भी होता है, ठीक है। वित्त आयोग के गठन में कौन सा कथन असत्य है? वित्त आयोग का गठन एक संवैधानिक निकाय है, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है, मैंने पहले ही बता दिया है। 5 वर्ष के बाद होता है, हाँ पहले ही बताया है। 1951 से 56 केसी नियोगी जी का समय चला था, ठीक है। उसके बाद प्रथम वित्त आयोग की स्थापना 1951 में की गई, प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी जी हैं, बिल्कुल सही। कह रहा है कि अनुच्छेद 280 के अंतर्गत केंद्रीय वित्त आयोग की तर्ज में 1998 में सभी राज्यों में वित्त आयोग बनाया गया? नहीं, 1993 में बनाया गया, 1993 में बनाया गया। निम्नलिखित में समावेशी समृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवाओं का अधिकार, उपयुक्त में सभी, या अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास। समावेशी विकास का मतलब क्या है? कि कोई भी चीज ऐसे प्रयोग की जाए कि भविष्य के लोग धारणीय विकास की तरह यूज कर सके। तो इसमें क्या होना चाहिए भाई, बताओ जरा। इसमें आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलपमेंट आप ऐसे करो कि फाइनली जो भविष्य के लोग हैं उनको नुकसान ना हो, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय जाता है। देखिए, जो पहली बार जिन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना की थी, राष्ट्रीय आय की गणना ये महानुभालिस ने की थी, यहाँ पे टिक नहीं कर रही हूँ, बता दे रही हूँ, जिन्होंने की थी महानुभालिस ने की थी। और यहाँ पे क्या पूछा गया है? वैज्ञानिक राष्ट्रीय आय तो की है विजेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराजा राव जी ने, ठीक है। वाणिज्यिक बैंक तरल संपत्ति को वैधानिक तरलता अनुपात कहाँ रखते हैं? तो जो वैधानिक तरलता अनुपात है इसका मतलब क्या है? आपको मैंने ये बताया ना, CRR, SLR, तो इसमें से यही टर्म है। तो अपने पास रखते हैं, जैसे CRR कैश रिजर्व रेशियो, आपके पास कुछ पैसा किसके पास रखना होता है? RBI के पास रखना होता है। SLR स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो किसके पास रखना होता है? अपने पास रखना होता है। बैंक मनी मूवमेंट में वो पैसा नहीं जाएगा, कभी भी वो पैसा सुरक्षित रखा रहेगा। राष्ट्रीय आय के लिए कौन सा कथन सही परिभाषित किया गया है? बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास घटाकर, गलत। बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास घटाकर विदेशी प्राप्त निबल कारक आय जोड़कर, गलत। X माइनस M वाला दिखाते हैं, टोटल थोड़ी ना होगा वो आपका GDP। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष कर को घटाकर, बिल्कुल इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटाकर और उत्पादन को जोड़ के, यही आपका सही है। अब कह रहे हैं कि जो आपकी मांग वक्र है, गिवन वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिनकी मांग बढ़ने पर दाम बढ़ जाए, मांग घटने पर दाम बढ़ जाए और मांग घटने पर दाम घट जाए। जैसे मैं पढ़ाती हूँ तो बच्चे बोलते हैं टमाटर, मैं बोलती हूँ नहीं, ऐसी वस्तुएं जो नॉन लग्जरी हैं डिजास्टर के समय, जैसे मेडिसिन, जैसे कोविड का टाइम था, ऑक्सीजन सिलेंडर 1500-2000 के आते हैं, उसमें 50-50 हजार के आ रहे थे, क्यों? क्योंकि मांग थी उस समय। तो मांग वक्र गिफिन वस्तु में बिल्कुल सही है। तटस्थ वक्र प्रतिस्थापन के घटित सीमांत आपके जो न्यूट्रल दर पे देखते हैं उसको होता है। फिलिप्स वक्र बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के दरों के बीच संबंध, मतलब महंगाई और बेरोजगारी का जो संबंध है फिलिप वक्र है, मतलब ये तीनों सही है। फिलिप्स वक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्य परिभाषा ये है कि जितना बेरोजगारी होगा, जितनी ज़्यादा महंगाई है तो बेरोजगारी की दर भी है। जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देती हूँ कि जहाँ पर बेरोजगारी ज़्यादा है ना, वहाँ पर जिनको पैसा मिलेगा वो बहुत कम होगा, क्योंकि भाई बेरोजगार हैं लोग तो कम से कम पैसे में काम करने को तैयार हो जाएंगे। तो ये वक्र उसी को दर्शा रहा है। निम्नलिखित में कौन सा कथ सरकार के राजस्व व्यय का उदाहरण नहीं है? कर्मचारियों का वेतन तो है ही है भाई, देना ही पड़ेगा आपको राजस्व व्यय में। सरकार को दिया गया अनुदान भले ही पूंजीगत संपत्तियों का है, ठीक है। सरकारों द्वारा उठाए गए ऋण पर भुगतान, बिल्कुल ठीक है। ऋणों का पुनर्भुगतान नहीं है आपका उदाहरण, ठीक है, ये नहीं है आपका। अनियमित रोजगार से क्या अभिप्राय है? जैसे हम लोग बहुत प्रकार के बेरोजगारी को देखते हैं, तो अनियमित रोजगार क्या है? मजदूरों को वर्दी ना देकर औपचारिक वस्त्रों से काम कराना, ये तो है ही नहीं, गलत है। मजदूरों को अपनी इच्छा अनुसार काम पर आना,
ऐसा तो होता ही नहीं है भैया। मजदूर इसीलिए मजदूर है क्योंकि दूसरे के हिसाब से काम करता है। नियुक्तिकर्ता द्वारा जरूरत के अनुरूप मजदूरों को काम पर बुलाना, जैसे आजकल आपने बहुत फेमस एक वर्ड सुना है फ्रीलांसर। तो इसमें दोनों ही कंडीशन हो सकते हैं कि जब काम हो तब आपको बुला लिया जाए, जब आपको पैसे की जरूरत है तो आप काम ढूंढ लें। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी वस्तु का मूल्य उसकी कीमत पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का मूल्य पूरी तरह से स्थानापन्न वस्तुओं पर निर्भर करता है। देखो, किसी वस्तु का मूल्य उसकी कीमत पर निर्भर करता है, कहाँ तय होता है? किसी वस्तु का मूल्य पूरी तरह से सब्स्टिट्यूशनल, अब जैसे मुझे चाय पसंद है, मैं उसकी जगह कभी कॉफी पी सकती हूँ, तो उसका मूल्य कहाँ पूरी तरह से चाय और कॉफी का सेम है? अलग ही अलग है। किसी वस्तु का मूल्य तभी होगा जब कोई लेना चाहेगा। हाँ, ये तो ऐसा नहीं है, अब जैसे रेट फिक्स है तो लेना चाहोगे तो घट बढ़ थोड़ी जाएगा। किसी वस्तु का मूल्य तभी होगा जब मांग की उपेक्षा दुर्लभ होगी। जैसे मैंने वो गिवन वस्तुओं का एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, यदि कोई फर्म पूर्ण प्रतिस्पर्धा अल्पावधि में हानि में चल रही हो, उसे अपना उत्पादन और कीमतें बढ़ा देनी चाहिए। उसे अपना उत्पादन और कीमतें घटा देनी चाहिए। जब तक उसकी परिवर्तना लागत की पूर्ति ना हो जाए तब तक उसे चालू रहना चाहिए। उसे बंद कर देना चाहिए और उद्योग छोड़ देना चाहिए। जब भी कोई चीज़ फुली कंपटीशन में होगी तो क्या करा जाएगा? भाई आप क्या करोगे? अपने उत्पादन को कुछ तो करोगे ना। जैसे जब तक आपकी कीमतें नहीं बदल रही हैं, परिवर्तित नहीं हो रही, तब तक तो आपको क्या करना होगा? चालू रखना चाहिए। तो यही आपका सही है उत्तर। क्योंकि अगर आप उत्पादन कीमतें बढ़ाते हो तो दूसरा कंपटीशन है, उत्पादन करते हो कीमतें घटाते हो तो आपका लॉस है। तो क्या करना है आपको? परिवर्तनीय लागत की पूर्ति न हो तब तक चालू रखना है। ठीक है, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स किस संस्था से संबंधित है? विश्व व्यापार संगठन, WTO। 1995 1 जनवरी को ये ऑर्गेनाइजेशन बना था। कि क्या है? कृषि से संबंधित छूटों के विषय में है। जैसे ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के लिए परमिटेड है, कृषि सब्सिडी के लिए परमिटेड है। एम्बर बॉक्स स्लोली, कि धीमे धीमे इनको हटा दो, इलेक्ट्रिसिटी इन सब पे धीमे धीमे हटाओ सब्सिडी। ब्लू बॉक्स क्या है? ब्लू बॉक्स मतलब जिन पर आप छूट दे सकते हो उतना ही दो, वरना अन्यथा इन पे कटौती करो। इन पे क्या करना है? कटौती करना है, जितनी भी आपको परमिशन मिल रही है। क्योंकि हमारे यहाँ जब फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया तो बड़ा हो हंगामा हुआ कि भैया आप इतना लोग को अनाज बांट रहे हैं, मतलब आपके पास अनाज है तो आप क्यों सब्सिडी मांग रहे हैं? क्योंकि एक प्रकार की सारी सब्सिडियां है ना, ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स। इसमें फुली परमिटेड सब्सिडी है ग्रीन बॉक्स में कि जिसको जितनी छूट है भैया कृषि हिसाब से करना चाहो करो। ठीक है, दूसरा कि कुछ कटौती के साथ करो, परमिटेड स्लो डाउन धीमे धीमे। ब्लू बॉक्स में तो क्लियरली है कि इनको करना ही नहीं है। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है। भारत का पहला औद्योगिक नीति किस नाम से जाना जाता है? तो आपकी फर्स्ट औद्योगिक नीति आई थी 1948 में। बॉम्बे प्लान आपका 1944 में आया था, विश्वरैया आपका 1945 में आया था। ठीक है, और गांव एवं खादी शायद 1956 का है। राष्ट्रीय आय लेखांकन के आधार वर्ष का अर्थ है जिस वर्ष की आय का उद्योग, जिस वर्ष की आय का उद्योग उपयोग मौद्रिक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है। गलत। जिस वर्ष की कीमतों पर उपयोग मौद्रिक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है। ना कीमत का किया जा रहा है ना आय का उपयोग किया जा रहा है। किसका किया जा रहा है? जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है। तो यही आपका सही उत्तर है। भारत में निम्नलिखित किस किस के योग से सुलभ मुद्रा बनती है? एक्चुअली सुलभ का हिंदी थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, सॉफ्ट मनी पूछ रहा है आपसे। तो इसमें कह रहा है जनता के पास करेंसी, बैंकों में मांग जमा राशि, या बैंकों में सावधि जमाएं, या भारतीय रिजर्व बैंक में अन्य जमा राशियां। तो देखिए, जनता के पास जो करेंसी है वो बैंकों में जमा राशि, बैंकों में सावधिक जमा राशि तीनों है, जबकि रिजर्व बैंक की अन्य जमाएं हैं वो नहीं है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ये तो आपका सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। मैं आपको करंट अफेयर से पढ़ा रही हूँ लगातार, तो मैं बताती हूँ कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, 1944 में बना था। और ये फंक्शनल कब से था? 1945 से था। जब स्टार्ट हुआ था तब 29 देशों की संस्था ने साथ मिलकर किया था। वर्तमान में शायद 190 प्लस कंट्रीज हैं इसमें, एक बार आप चेक कर लेना। नेक्स्ट है,
नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह एक सहकारी संघवाद का सिद्धांत है। सही है, बिल्कुल सही है, 1 जनवरी 2015 को बना था। इसमें एक पूर्णकाली अध्यक्ष होता है। सही है। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। हाँ, आपको पता होना चाहिए, योजना आयोग 16 मार्च 1950 को बना था और इसको कोलैप्स कर क्या बनाया गया था? नीति आयोग बनाया गया था। इसके प्रथम उपाध्यक्ष सुमन बैरी हैं। अरविंद पनगाड़िया है भाई। ये मैंने अभी जब आप लोगों को करंट अफेयर्स पढ़ाया है तो मुझे लग रहा है मैंने लिखाया भी है। ठीक है। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक है? आप लोग बैंकों का समय जिसको बोलते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च है। ये तो बहुत सरल प्रश्न है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो कौन सी संस्था है जो इनको जारी करती है बैंकों की सूचनाओं को भाई? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है, निम्न में से ऑपरेशन फ्लड का संबंध, अभी बताया है मैंने आपको, 1971, वर्गीज कुरियन, जगह आणंद, गुजरात, दुग्ध उत्पादन। एरोफोनिक्स, अच्छा सुमेलित नहीं है, पहली बात तो प्रश्न ये पूछा गया है। एरोपोनिक्स, पौधों को हवा में उगाना, बिल्कुल सही। हॉर्टिकल्चर, बागवानी। ऑलरिकल्चर, सब्जी विज्ञान। पिसीकल्चर है आपका मछली पालन। और मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। ठीक है। निम्नलिखित में से आयात की दृष्टि से 5 क्रमशः देशों के नाम बताइए। अभी मैंने आपको बताया था कि हम लोग यहाँ जो FDI आती है उसमें अमेरिका सबसे आगे है, पर ये आयात की दृष्टि से चीन, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब और इराक। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मानव विकास सूचकांक, अभी HDI आपको बताया था मैंने, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उन्हें किसने दिया है? महबूल अल हक जी ने दिया है। इन्होंने इसके बारे में पूरी विस्तार से चर्चा की है। जैसे यहाँ पे एडम स्मिथ जी का नाम लिखा है तो आपको पता ही होगा कि ये कौन है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। यहाँ पर प्रश्न है आपका क्रांति से रिलेटेड। तो हम लोगों ने जब पहले पढ़ा था तो ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की थी, तो हमने बताया था कि 1966 से 67 का जो दौर था जब ग्रीन रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया गया था, उसका प्रभाव अच्छा पड़ा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में HYP हाई यील्डिंग प्रोडक्ट्स को यूज किया जा रहा था। अब हम बात करते हैं बाकी अन्य क्रांतियों का। तो गुलाबी क्रांति या पिंक झींगा उत्पादन से है, रजत क्रांति अंडों से है, लाल क्रांति टमाटर से है और धूसर क्रांति उर्वरक से है। तो चलिए देखते हैं, A का 4, B का 1 और C का 3, तो यही आपका सही ऑप्शन है। इसी प्रकार बहुत सारी क्रांतियां हैं जिसमें आपने पढ़ा होगा कि ब्लू रिवोल्यूशन मछली के पालन से रिलेटेड है, जैसे कि ब्राउन रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, या फिर जैसे आपने सुना होगा ब्लैक रेवोल्यूशन डीजल पेट्रोल से है, काली क्रांति, या आपने सुना होगा अमृत क्रांति नदी जोड़ों से है। आजकल नया रेवोल्यूशन है स्वीट रेवोल्यूशन, हनी प्रोडक्शन से है। वर्तमान में एक पर्पल रेवोल्यूशन आया है जो वर्तमान में एकदम मतलब कुछ महीनों पहले इसको लॉन्च किया गया है। तो लेवेंडर का पौधा प्लस अरोमा वाले जितने पौधे हैं उनको जोड़ा गया है इसमें, है ना। चलिए अब आता है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का सामान्य परिभाषा ये है कि आपकी मंदी के साथ साथ बेरोजगारी भी बढ़ी रहे। ठीक है, मुद्रास्फीति के साथ साथ आपकी बेरोजगारी भी बढ़ी रहे। तो ये है आपका थर्ड पॉइंट। अब आता है निम्नलिखित में कौन सा कार्य वित्तीय संस्थानों को बैंकों से अलग करता है? देखिए वित्तीय संस्थान भी उधार लेते हैं, निवेश करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, बट चेक नहीं लेते हैं, चेक जमाओं को स्वीकार नहीं करते हैं। नेक्स्ट, सरकार के बजट के उद्देश्यों में से निम्नलिखित में से कौन से कथन शामिल हैं? संसाधनों का पुनः आवंटन, आपको जब बजट पढ़ाया था तो बताया था मैंने कि आर्टिकल 112, हमारे यहाँ प्रॉपरली बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, हमारे यहाँ किसका प्रयोग किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आय संपत्ति का पुनः विवरण, बिल्कुल ठीक कहा जा रहा है। स्त्रीकरण संबंधी गतिविधियां, सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंधन। तो इसमें क्या होगा कि आपको जितनी भी चीजें बताई जा रही हैं उपयुक्त में सभी सही है।
क्योंकि जब भी बजट की बात होती है तो इन चारों विषयों को कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट है वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। थोड़ा सा वस्तु एवं सेवा करके बता देते हैं आपके कि 1 जुलाई 2017 को लॉन्च हुआ था। पूरे भारत में एक ही कर रहे, इसीलिए इसका प्रयोग किया गया था। 101वां, मैं हमेशा बच्चों को याद करने के लिए बताती हूँ कि शुभ राशि क्या है, 101वां संविधान संशोधन या अमेंडमेंट था। किसकी जगह लाया गया था, वैट की जगह लाया गया था, ताकि पूरे भारत में एक ही कर चल सके। इसका उद्देश्य व्यावसायिक लागत और उपभोक्ताओं पर विभिन्न करों के सोपानन प्रभाव को कम करना है। ठीक है, पूरे भारत में एक सामान्य बाजार, पहले ही बता दिया कि पूरे भारत में एक सामान्य बाजार का सृजन करना है। इस कर के अनुपालन में वृद्धि होगी। हाँ, जब आदमी को 2 टैक्स नहीं देना पड़ेगा तो बढ़ेगा ही, उसमें क्या गलत कह रहा है। नेक्स्ट, इस कर आधार को विस्तृत कर दिया गया है। तो क्या इस कर आधार को विस्तृत कर दिया गया, बिल्कुल ब्रॉड कर दिया गया है, सेंट्रल स्टेट को बाइंड कर दिया गया है, तो विस्तृत कर ही दिया गया है, कहां गलत कह रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। फोर्थ, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत से निम्नलिखित किन मदों का निर्यात किया गया है। तो पहली बात, चीनी सही है, नील सही है, रेशम सही है, ऊनी वस्त्र सही है, उपयुक्त सभी। और ऐसी क्या चीज थी जो यहां से बाहर भेजी जा रही थी? अरे भाई, रेशम, जूट, क्या नील, इन चीजों को नहीं भेजा जा रहा था। गन्ना, कपास, इन चीजों को नहीं भेजा जा रहा था। तो क्या क्या हमने बताया, कपास, चीनी, अच्छा रेशम, नील, ऊनी वस्त्र तो इसमें दिया ही हुआ है। ठीक है, जूट, तो उपयुक्त सभी। हमने थोड़ा अपनी स्पीड इसलिए बढ़ा दी कि बच्चे लगातार इस चीज से बातचीत कर रहे थे कि मैम थोड़ा स्पीड तेज रखिए ताकि हम लोग को पेपर करने में आसानी हो और हम लोग जल्दी से एक रिव्यू लेके देख सके। तो चलिए, विश्व व्यापार के संदर्भ में भारत का विदेशी व्यापार तीव्र वृद्धि का प्रमुख कारण है। विनिर्माण के क्षेत्र में बिल्कुल सही, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री का पार्ट है, बिल्कुल वृद्धि है। सरकार की उदार नीतियां, लिबरल नीतियों के कारण ही 1990 के बाद ये प्रवेश कर पाई है हमारे भारत में वृद्धि। बाजारों की विविधता का होना, आपके पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, इसीलिए ना, बिकॉज मार्केट में अवेलेबल है, मार्केट में प्रवेश है सारी चीजों का ढेर, एफडीआई के थ्रू खोला गया है, वरना हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन करा, हम लोगों ने 90s के दौर में, इसीलिए एंट्री मिली कि जितने भी विदेशी कंपनियां हैं भारत में प्रवेश कर सके। ठीक है, तो उपयुक्त में सभी, ये सारे ही उत्तर आपके सही है। भुगतान संतुलन, इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया गया? बैलेंस ऑफ पेमेंट की सामान्य परिभाषा है, एक वर्ष के दौरान आयात और निर्यात को आप जो काउंट करते हो, तो बस उस परिभाषा के अंतर्गत आयात निर्यात के संदर्भ में इसका प्रयोग किया गया, चाहे वस्तु हो, चाहे सामान हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान शेष में असंतुलन का कारक है? बड़े पैमाने पर विकास, अगर आप बहुत ज्यादा विकास पे खर्चा कर रहे हैं तो भी आपका भुगतान संतुलन बिगड़ेगा। भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट आपने एक साल में जो भी आपने आयात निर्यात किया सब उस पर है ना, तो पूरा मार्केट उस पर टिका हुआ है। उच्च आंतरिक कीमतों के कारण आयात में वृद्धि, ठीक है, आयात बढ़ेगा तो भी दिक्कत होगी। आपूर्ति के नए स्रोतों का विकास, उपयुक्त सभी। मुद्रा अवमूल्यन, देखिए मुद्रा अवमूल्यन की जो प्रॉपर्ली इंग्लिश होती है डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएट करने का मतलब क्या है कि किसी चीज का नीचे गिर जाना। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय प्रयुक्त मुद्राओं की तुलना में मूल्य में वृद्धि, बिल्कुल गलत, क्योंकि मैंने पहले ही एक लाइन बताई कि डिवैल्यूएट का मतलब ही है किसी चीज का नीचे गिरना। तो कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य में कमी। एग्जैक्टली क्या कह रहा है? जो आपके इंटरनेशनल मार्केट्स हैं उनके सापेक्ष अपनी मुद्रा की तुलना में कमी करना। चाइना ऐसा बहुत करता है, क्यों? क्योंकि वो एफडीआई को प्रवेश को बढ़ाता है। भाई अगर अपनी मुद्रा को डिवैल्यूएट करोगे, जैसे $1 बराबर 60 रुपए है, ठीक है, जब मुद्रा डिवैल्यूएट हुई तो $1 बराबर 70 रुपए है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? डिवैल्यूएशन का मतलब है कि मुद्रा की वैल्यू गिरने का मतलब है पैसे की कीमत का मतलब 70 रुपए हो जाना। आपको लग रहा है ना कि पैसा बढ़ गया, पैसा बढ़ गया पर उसकी कीमत नीचे गिर गई। अगर बोले कि कीमत बढ़ गई तो मतलब जैसे कि $1 50 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, डिवैल्यूएट किया है तो 70 रुपए हो गया है। अब जैसे मान लीजिए कोई बास्केट थी, 10 रुपए की एक बास्केट थी, 1 बास्केट। अब जब हमने बेचना शुरू किया, $1 में 6 बास्केट जाती थी पहले। ठीक भाई, $1 में 60 रुपए तो 6 बास्केट गई। पर जब हमने डिवैल्यूएट किया, ठीक है, तो हमारे देश में तो देश की सीमा के भीतर डिवैल्यूएशन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में पड़ता है। ठीक, अब यहाँ पे कितनी जाएगी?
7 बास्केट जाएगी। तो जब हमारे यहाँ से सामान ज्यादा जाएगा तो बाहरी कंपनियां खरीदेंगी ना, ठीक है। तो यहाँ पे यही फायदा है, इसीलिए चाइना अक्सर समय समय पर अपनी मुद्रा को डिवैल्यूएट कर देता है, पर हद से ज्यादा डिवैल्यूएट भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट्स पे उसका अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ता। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, देखिए 2 संस्थाएं ऐसी हैं जिनका नाम ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से जोड़ा जाता है। एक है आपका आईएमएफ, दूसरा है वर्ल्ड बैंक। 1945 में स्टैब्लिश हुआ, ये भी 1945 में स्टैब्लिश हुआ। आईएमएफ की शुरुआत 29 देशों के साथ मिलकर हुई थी, ठीक। 190 देश हैं, वर्तमान में कितने कंट्रीज के मेंबर हैं? 190। वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक पूरा एक ग्रुप है, ठीक है, पूरा एक ग्रुप है। और इसकी जब बात होती है तो ये इसमें 5 ग्रुप काम करते हैं। कौन कौन से हैं? IBRD, IFC, IDA। ये IBRD इंटरनेशनल जो आपके रिकंस्ट्रक्शन ब्रांच डेवलपमेंट हैं वो, दूसरा IFC इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्पोरेशंस, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ICSID जब भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनका सेटलमेंट करने के लिए भी एक संस्था होती है, ठीक है। इन संस्थाओं का ग्रुप है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस में निम्नलिखित में किस संस्थाओं को नियमित प्रकाशन किया जाता है? जैसे हम आपको जब भी करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं तो हम आपको अक्सर एक बात बोलते हैं कि जो भी ऐसी संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वो अपने अपने क्या करती हैं, जर्नल्स को जारी करती हैं, कुछ स्टेटमेंट्स जारी करती हैं, इवैल्यूएशन जारी करती हैं। किसके माध्यम से? इंडेक्स के माध्यम से। हम आपको जब करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं तो हम बताते हैं ना कि ये जैसे कि करप्शन इंडेक्स जारी हुआ, इंटरनेशनल करप्शन इंडेक्स, ठीक है। इसे कौन जारी करता है? इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संस्था है वो जारी करती है। तो इसी तरह ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस को कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक जारी करता है। जैसे मैंने वहां वर्ल्ड बैंक और IMF के बारे में चर्चा की, दोनों का बहुत बेसिक डिफरेंस है। वर्ल्ड बैंक लंबे समय के लिए लोन देता है कम इंटरेस्ट पे। क्या कह रहे हैं? वर्ल्ड बैंक लंबे समय के लिए लोन देता है कम इंटरेस्ट पे, ठीक है। IMF इसका अपोजिट है, शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है हाई इंटरेस्ट पे, शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है हाई इंटरेस्ट पे। ये बेसिक डिफरेंस है IMF का और वर्ल्ड बैंक का, क्योंकि दोनों संस्थाएं साथ में बनी हैं। फिर आवश्यकता क्या पड़ती? अरे इतने सारे देश हैं जिसकी जैसी आवश्यकता है, अगर ज्यादा पैसा खर्चा कर सकता है, इंटरेस्ट पेमेंट कर सकता है, तो IMF से ले लेगा, तुरंत मिल जाएगा। जैसा संभवतः सरकारी और प्राइवेट बैंक्स के अंतर हैं, वैसा वर्ल्ड बैंक और IMF के बेसिक डिफरेंसेस, ठीक है। भारत में पूंजी बाजार पर निगरानी करने वाली संस्था सेबी है। सेबी का फॉर्मेशन 1988 में हुआ था। 1992 में इसे कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, इसे दर्जा दिया गया, वैधानिक दर्जा दिया गया कि भैया अब जो भी सेबी करेगी, सेबी को अब इतना तक अधिकार है कि सेबी चाहे तो गिरफ्तारी कर सकती है। सेबी की निगरानी इतनी ज्यादा है। पूरी शेयर मार्केट की निगरानी कौन करता है? सेबी करता है। ट्राई टेलीकॉम कंपनी से रिलेटेड है। RBI आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 में बना था, ठीक है। ट्राई आपका 1997 में बना था। नाबार्ड 1982, शिव रमन समिति, ठीक है। नाबार्ड कृषि वित्त की सबसे बड़ी आपकी संस्था है और RBI आपका सेंट्रल बैंक है। ट्राई टेलीकॉम से रिलेटेड है। सेबी आपका, अच्छा सेबी का फुल फॉर्म क्या है, क्या आप लोग को पता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, एक वैधानिक संस्था है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित है? तो चलिए फटाफट इन सभी योजनाओं पर ध्यान देते हैं। आपकी पहली योजना का फोकस है एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, ठीक है, सिंचाई एवं कृषि। द्वितीय का आपका भारी उद्योग है। द्वितीय आपका हैवी इंडस्ट्री है। सेकंड आपका हैवी इंडस्ट्री है। थर्ड आपका मिला के है हैवी इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। फिफ्थ में आपका है गरीबी उन्मूलन, एबॉलिशन ऑफ पॉवर्टी, एबॉलिशन ऑफ पॉवर्टी। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में क्या है? मानव संसाधन विकास,
ठीक है। आठवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 1992 से 1997 तक चली। पहली कब से चली थी? 1951 से 56 तक चली। नेक्स्ट है, किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की? जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी को हमने 90 के बाद भारत ने प्रवेश दिया। क्यों? क्योंकि जो 90 का दौर था फिस्कल डेफिसिट का दौर था भारत के लिए, तो हमने बाहरी कंपनियों को प्रवेश दिया। तो कब वो समय था? आफ्टर 90 से 92 से 93 तक। ठीक है। पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य से निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? विकास, आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण, साहित्य। देखिए, विकास की प्रॉपरली ऐसे बात नहीं हुई है, मानव संसाधन विकास की बात हुई है। आत्मनिर्भरता की ऐसे प्रॉपरली बात नहीं हुई है, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की बात हुई है। आधुनिकीकरण की बात ऐसे अलग से नहीं हुई है, पर तकनीकी में आधुनिकीकरण की बात हुई है, और साहित्य की बात तो कहीं भी नहीं की। तो मुझे लगता है कि यह प्रश्न ही गलत है। इस प्रश्न में आप ये कोई भी उत्तर मान्य नहीं होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं लगा सकते। हाँ ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, किसमें से कुछ भी सही नहीं है। प्रॉपर विकास शब्द का प्रयोग नहीं आया है, मानव संसाधन विकास का आया है। आत्मनिर्भरता अकेले नहीं आया, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता आया है। आधुनिकीकरण किसमें आया है? तकनीकी में आया है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? NSSO। ठीक है। पहले देखिए, जो NNSO था वो था, बट वर्तमान में 2019 से NSSO प्लस CSO मर्ज होके हो गए हैं NSO, नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये करती है, क्योंकि ऑप्शन में यही है इसलिए इसको लगा दे रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा के प्राथमिक कार्य माने जाते हैं? देखिए, मुद्रा से पहले बार्टर सिस्टम था, तो एकदम क्लियर है कि एक्सचेंज विनिमय का माध्यम है ना। बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि हम इवैल्यूएट नहीं कर पा रहे। जैसे मुझे कपड़ा चाहिए, आपको गेहूं चाहिए, हम कैसे मापेंगे? हमारे पास मापन के लिए कैसे शक्ति होगी? हम कितना गेहूं दे रहे हैं या हम कितना चावल दे रहे हैं, आप कैसे कपड़ा हमें दे रहे हो, इसका मेजरमेंट नहीं हो पाएगा। तो एक तो एक्सचेंज का मीडियम था, दूसरा मूल्य मापन था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन से मामले में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है? परिसंपत्तियों की तरलता, लिक्विडिटी के लिए बिल्कुल करता है। आरबीआई इज द हेड मास्टर ऑफ ऑल बैंक्स। जब भी मैं इकोनॉमिक्स में बोलती हूँ तो मैं एक चीज बोलती हूँ, मेरी एक सामान्य भाषा है कि जैसे हमारे माता पिता हमें रेगुलेट करते हैं, वैसे आरबीआई जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं उनको रेगुलेट करता है। तो एक तरीके से हम देख सकते हैं कि जो आरबीआई है, इट वाज द कस्टोडियन ऑफ ऑल कॉमर्शियल बैंक्स। ठीक है। तो लिक्विडिटी को मैनेज करता है, बिल्कुल सही। साख विस्तार को, क्रेडिट मैनेज करता है, बिल्कुल सही। बैंकों का विलय, मर्ज करने को देखता है। बैंकों के समापन, मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा आपका? अब आप मुझे बताओ, जब मैंने आपको इतना बता दिया तो इसका उत्तर तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसका उत्तर क्या होगा। भाई चारों होगा। अब आपके पापा चाहे आपको पढ़ा सकते हैं, चाहे घर बैठा सकते हैं, चाहे जैसा कर सकते हैं ना। तो ये बिल्कुल वैसा मामा है कि बैंक का विलय करना है, समापन करना है, जो भी चीजें हैं ये आरबीआई कर सकता है। ठीक है। ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में सीधी ऋण सुविधा प्रदान करता है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उनकी सुविधा के लिए खोला ही गया है। 1975, 2 अक्टूबर 1975 को ओपन किया गया था। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक नहीं, भूमि विकास बैंक 1920। ठीक है। तो ये दोनों ही बैंक हैं जो कृषि के लिए क्या करते हैं? ऋण प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, तो आपका आंसर हुआ 1 और 3। जब केंद्रीय बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचते हैं, जब भी क्रेडिट कंट्रोल करने की बात आती है, दो तरीके से करते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है। तो जो क्वालिटेटिव के पार्ट है, जितने भी नंबर्स के पार्ट हैं, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इवन ओपन मार्केट ऑपरेशन, यही है आपके बाजारों में प्रतिभूतियों को बेचना। आप ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत ही करते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने ये क्वांटिटेटिव का पार्ट है बेटा, सॉरी, क्वालिटेटिव के दो हैं।
एक है डायरेक्ट एक्शन, दूसरा है मोरल, ठीक है, नैतिक दबाव जिसे कहते हैं, मोरल वैल्यूज पे आपके बेस्ड है, ठीक है। तो अब हमने आपको बताया कि तरलता बढ़े या ब्याज दर बढ़े, अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़े और ब्याज दर घटे, अगर लिक्विडिटी बढ़ेगी तो क्या ब्याज दर घटेगी, ये होगा। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था में तरलता कम हो जाए पर ब्याज दर बढ़े, मतलब पैसा कम हो जाए ब्याज दर बढ़े। इसको ऐसे समझिए जैसे कि अगर क्रेडिट ऑफ कंट्रोल करना है तो मार्केट में पैसा कम जाए, मार्केट में पैसा अगर कम जाना है तो क्या करना होगा, आपको इंटरेस्ट हाई करना पड़ेगा। जैसे इस चीज़ को आप समझ सकते हो, जब हमारे यहाँ मोनेटाइजेशन हुआ था, बैंकों के पास बहुत पैसा पहुंच गया था, 99 पॉइंट समथिंग पैसा था, है ना। तो अब देखो उस समय लोन्स के जो इंटरेस्ट है थोड़ा सस्ते कर दिए गए थे ताकि मार्केट में पैसा आ सके। पर जब इसका अपोजिट करना होगा, बैंकों के पास पैसा कम होगा, लिक्विडिटी कम होगी, तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट हाई कर देंगे ताकि लोग पैसे लेने ना आए, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो गया। नेक्स्ट, लिखित परिसंपत्तियों पर विचार करें, तरल परिसंपत्तियों के घटते हुए क्रम में। करेंसी पहली है आपकी, ठीक है। दूसरी है बैंकों के पास जमा, तीसरी है बैंकों के पास अवधि जमा, ठीक है, ये आपकी तीसरी होगी और ये दूसरी, ये आपका सी नंबर ठीक होगा, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि कौन सा बैंक कब बना, तो चलिए देखते हैं। पंजाब नेशनल बैंक है आपका 1894, पंजाब नेशनल बैंक है आपका 1894, अवध नेशनल बैंक है आपका 1881, एसबीआई है आपका 1955। तो चलिए देखते हैं, ए का 2, ठीक है, तो ए का 2 तो आपको 3 दिख रहा है, दूसरा बी का 4, ए का 2 बी का 4 2 है। भारतीय स्टेट बैंक 1 जुलाई 1955 होता है, आपको पता है, पहले ये इंपीरियल बैंक था, 1921 में बना था, ठीक है। तो डी का 3 और सी का 1, तो कौन सा है, ए का 2 बी का 4 सी का 1 और डी का 3, ये उत्तर आपका सही होगा। नेक्स्ट है, किसी भी देश द्वारा मुद्रा के अवमूल्यन का तात्पर्य, अभी आपको डिवैल्यूएशन ऑफ वैल्यू मैंने आपको बताई थी, तो मैंने क्या बताया था कि निर्यात आयात तो बढ़ेगा ही, निर्यात का विस्तार कम होगा, तो आपका आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहन देना ठीक है, आयात का विस्तार करना ठीक है, व्यापार घाटे को संतुलन में लाना, इसीलिए करते ही है बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करने के लिए डिवैल्यूएशन ऑफ मनी। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें आपका, 1 2 4, ठीक है, निर्यात का विस्तार करना है, तभी तो अभी आपको मैंने समझाया कि कैसे बास्केट हम लोग बेच रहे थे, $1 में 60, फिर हमने अपने मुद्रा को डिवैल्यूएट कर दिया तो $1 में 70 हो गए, तो 6 की जगह 7 बिकने लगी, है ना। भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन से कौन सा सही है। पहली बात तो बताइए कि मुद्रास्फीति की इंग्लिश है मनी इन्फ्लेशन। मनी इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, मनी इन्फ्लेशन का सामान्य भाषा में मतलब है महंगाई का बढ़ जाना, ठीक है। और कुछ ज्यादा आपको टिपिकल भाषा में समझना है तो वो समझिए, पर जो सामान्य भाषा होती है कि महंगाई का बढ़ जाना, ठीक है। तो यहाँ पे भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार उत्तरदायी है, गलत। मुद्रास्फीति के नियंत्रण में भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं, ये तो गलत, क्योंकि मौद्रिक नीति को कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई रेगुलेट करती है। घटा हुआ मुद्रा परिचलन या मुद्रा सर्कुलेशन मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही बात है, घटा हुआ जो आपका सर्कुलेशन ऑफ मनी है उसी चीज को रेगुलेट करता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्य नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रीय लोगों को साख प्रदान करना, ठीक है। अनुसूचित व्यापारिक बैंकों का पूरा करना, क्या आप लोग अनुसूचित बैंकों के बारे में जानते हैं, क्या है अनुसूचित बैंक, क्या विशेषता है इन बैंकों की जो अनुसूचित बैंक है, कुछ आप लोग को इसका आइडिया है।
अरे भाई, अनुसूचित बैंक वो बैंक है जो आरबीआई की दूसरे सूची में सम्मिलित होते हैं, उन्हें अनुसूचित बैंक कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ आर्टिकल्स में है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि अपस्फीति की इंग्लिश होती है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन 4 टर्म होते हैं। पहला होता है इन्फ्लेशन, मतलब बहुत अधिक महंगाई। डिफ्लेशन बहुत अधिक सस्ती होना चीजों का। रिफ्लेशन धीरे धीरे महंगाई को बढ़ाना, धीरे धीरे बढ़ाना। फोर्थ, डिसइन्फ्लेशन, क्योंकि आपसे डेफिनेशन का ही इफेक्ट पूछा जाएगा। डिसइन्फ्लेशन का मतलब होता है कि धीरे धीरे घटाना महंगाई को। यहाँ धीरे धीरे बढ़ाना, यहाँ धीरे धीरे घटाना। ठीक है, यही बेसिक मतलब है इसका। तो यहाँ पे कह रहा है, अब मैं साफ कर देती हूँ ताकि आपको दिखे, कि दूसरी मुद्राओं की तुलना में मुद्रा के मान में अचानक आई गिरावट नहीं। ये क्या है? ये डिवैल्यूएशन है, ये डिफ्लेशन नहीं है। आपके लिए यहाँ वर्ड क्या है? डिफ्लेशन। आप कंफ्यूज मत होइएगा। डिवैल्यूएशन अलग शब्द है और डिफ्लेशन अलग शब्द है। ठीक है, डिफ्लेशन और डिवैल्यूएशन अलग शब्द है। डिवैल्यूएशन मुद्रा की वैल्यू गिर जाती है, डिफ्लेशन में चीजें बहुत सस्ती हो जाती हैं। ठीक है, या दूसरी मुद्राओं की तुलना में मुद्रा के मान में अचानक आई गिरावट गलत। यह अर्थव्यवस्था में वित्तीय वास्तविक क्षेत्रों में आई सतत मंदी, सतत मंदी नहीं होती है। यह माल तथा सेवाओं के सामान्य स्तर में आए सतत गिरावट, गिरावट है। ठीक है, यही उत्तर आपका सही है। अरे भाई, क्यों नहीं स्लाइड हो रहे आप? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की विदेशी मुद्रा में शामिल है? फॉरेन करेंसी शामिल है, आपको पता है, डॉलर, येन, 5 ऐसी मुद्राएं हैं। युहान जो कि चाइना की मुद्रा है। ठीक है, स्वर्ण भी शामिल है, एसडीआर भी शामिल है। उपयुक्त सभी। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर की जाती है? देखिए, कभी कभी थोक मूल्य सूचकांक की भी की जाती है। जो सबसे अच्छी माप है वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पे की जाती है, कंज्यूमर की वैल्यू पे की जाती है, उस पर इवैल्यूएशन होता है। बैंकों को अपने रोकड़ का शेष कुल पर संपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है। देखिए, यहाँ पे 2 शब्द हैं, एक है एसएलआर, एक है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जो एसएलआर है वह बैंकों को अपने पास रखना होता है। ठीक है, और जो सीआरआर है ये आरबीआई के पास रखना होता है। ठीक है, ये अप टू 40% होता है, 0 से 40%। ठीक है, और ये कुछ 15% के आसपास होता है। तो सांविधिक तरल अनुपात। भारत में कौन सा आंतरिक ऋण का घटक है? बाजार ऋणदान बिल्कुल है। ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स आपको लोन लेने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इंटरनल मार्केट्स भी करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की निर्गमित विशेष प्रतिभूतियां, जब भी सरकार को पैसे की आवश्यकता होती है ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत, तीनों उपयुक्त सभी। ये क्या है? ये सारी मॉनेटरी पॉलिसी है रेगुलेट करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सेबी के कार्यों में सम्मिलित है? स्टॉक एक्सचेंज के कार्यों को विनियमित करती है। मैंने पहले ही बता दिया था कि सेबी शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है। शेयर बाजारों से संबंधित अनुचित एवं धोखाधड़ी में परिपूर्ण व्यापारिक कार्यों पर रोक लगाना है। बिल्कुल ठीक। सेबी 100 करोड़ पैसे को देख सकती है, 100 करोड़ पूल मनी। ठीक है, पूल मनी को देखती है सेबी, बहुत पावरफुल है सेबी इस समय। प्रतिभूतियों के इनसाइड ट्रेडिंग को नियंत्रित करती है। हाँ बिल्कुल, आंतरिक जो ट्रेडिंग है उनको भी नियंत्रित करती है। उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, स्थापना वर्ष। एलआईसी की स्थापना 1956 में हुई थी। हमने आपको पहले ही बताया था। सेबी बना था 1988 में, बट 1992 में सेबी क्या होता है? स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में हुआ था। यूटीआई आपका 1993 और आईडीबीआई 1964। तो बस अब देख लीजिए, एलआईसी फर्स्ट पे है, ठीक है। यूटीआई 1964, 2 ठीक है। सेबी आपका 1988, यूटीआई 4 पे आना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि ये एक 1966 ठीक है, 64 ठीक है, 88 ठीक है, हाँ 1 2 3 4। पूंजी बाजार
वह मुद्रा बाजार से किस प्रकार भिन्न है। पूंजी बाजार को आप कैसे समझ रहे हो कि आपको इस शब्द से क्या समझ में आ रहा है। जैसे मैंने पूंजी बाजार बोला मतलब शेयर मार्केट है बेटा, थोड़ा सा शब्द को अगर पकड़ोगे ना तो आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो पूंजी बाजार क्या है, शेयर मार्केट मुद्रा बाजार से किस प्रकार भिन्न है। पूंजी बाजार केवल एक राज्य में कार्य करता है जबकि मुद्रा बाजार कई राज्यों में, गलत है, शेयर मार्केट ऑल ओवर इंडिया में काम करता है, ठीक है। पूंजी बाजार दीर्घ अवधि वित्त अवधार के लिए है, बिल्कुल सही। और जो मुद्रा बाजार है वो लघु अवधि के लिए, बिल्कुल सही। भाई आप शेयर मार्केट्स में लगा रहे हो तो वो लॉन्ग टाइम के लिए तो हाई है ना, ऐसा थोड़ी ना कि आप शॉर्ट टाइम के लिए लगा रहे हो कभी भी निकाल सकते हो, ऐसा थोड़ी ना कर रहे हो, आप लॉन्ग टाइम के लिए लगाते हो। जो आपकी मनी मार्केट है वो आपकी क्या है, शॉर्ट टाइम वैल्यू है। चल, किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं सेवाओं की गणना के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं। आंख बंद करके लगाइए, उत्पाद विधि पे करते हैं। आय व्यय सब पुराना हो गया, ठीक है। पहले प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय पे देखते थे, लाइव सब चीजों को काउंट करते थे। वर्तमान में क्या है, उत्पाद या मूल्यवर्धित विधि के लिए है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इसलिए तेजी के साथ करा रही हूं कि आप लोग आराम से फटाफट वीडियो को कुछ देर में देख के खत्म कर दीजिए। और मेरी इंसिस्ट है, आप पेपर लगा रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना प्लीज 2 से 3 बार वीडियोस देख लीजिए। मेरा सजेशन यही है कि आप लोग आके प्लीज टेस्ट दीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। और टेस्ट बहुत रीजनेबल प्राइस में है क्योंकि एग्जाम के लिए टाइम नहीं बचा है। अब तो आपको जितना पढ़ना था पढ़ चुके। आप खुद सोचो ना, आप रोज एक टेस्ट दोगे 2 घंटे 3 घंटे, आपको पहले से बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। मेरा सजेशन ये है कि आप आइए और आप टेस्ट दीजिए, ठीक है। और प्लीज इन वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए। अगर आप लोग को आवाज की समस्या आती है तो प्लीज आप लोग एक बार मैसेज बॉक्स में डाल दिया करिए, हम उसको चेक कर लेते हैं। आइए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव होता है। देखिए पहले नीति आयोग के पहले योजना आयोग होता था, उसके सचिव होते थे। आपको पता है कि योजना आयोग कोलैप्स कर दिया गया, उसकी जगह नीति आयोग आया। कब आया, 1 जनवरी 2015। नीति आयोग के पहले जो योजना आयोग था 16 मार्च 1950। उसके पहले चेयरमैन कौन है नीति आयोग के। अरे भाई अभी पहले पेपर के ऊपरी हिस्से में बताया है, अरविंद पनगाड़िया थे पहले, ठीक है। चलो सीईओ थे वो। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, शॉर्ट फॉर्म में शायद नाबार्ड, आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियो में कृषि संस्था में सबसे बड़ा बैंक है लोन देने के लिए। इसकी अभी मैंने बताया था कि श्रीवरमन समिति 1982 में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। यदि वास्तविक बेरोजगारी की दर बेरोजगारी की प्रकृति की दर से कम हो, देखिए जब भी हम बेरोजगारी के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी परिभाषाओं को देखते हैं। तो सामान्यतः वो परिभाषा है कि जिस व्यक्ति को काम करना है उसे काम नहीं मिल रहा है, वही व्यक्ति बेरोजगार है भाई, और क्या। जैसे जो व्यक्ति काम करने का इच्छुक है, अब जो नहीं है उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं, पर जो करने का इच्छुक है उसे काम नहीं मिल रहा है, तो यही बेरोजगारी है। तो कह रहा है कि जो वास्तविक बेरोजगारी की दर है प्राकृतिक दर से कम है, उपेक्षा की जाएगी। महंगाई की दर में वृद्धि है, जैसे अक्सर मैं देखती हूँ कि लोग बोलते हैं कि जो दिल्ली में काम करने वाले बाहर से लोग आते हैं बहुत कम पैसा लेते हैं, बहुत कम पैसे में काम करने लगते हैं। जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं इनको इस चीज़ से प्रॉब्लम होती है ना कि हम किसी चीज़ के लिए अगर 6,000 ले रहे हैं, कोई 4,000 ले रहा है बाहरी, तो वो 4,000 दे रहे हैं, फिर वो उस चीज़ की वैल्यू निर्धारित कर दे रहे हैं कि 4,000 है ना। ऐसे रूम रेंट्स को बच्चे समझते होंगे कि यहाँ पे इतने ज़्यादा हैं, लोगों ने निर्धारित कर दिया भाई बाहर से आए हैं, कमरा लेकर रहना ही है, पढ़ना ही है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज दर को घटाया जाए तो क्या होगा। अगर कहीं भी इंटरेस्ट को कम कर दिया जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई जैसे बैंक आपको लोन देता है, मैंने पहले ही समझाया, अगर वो इंटरेस्ट को कम कर दिया तो लोग इन्वेस्ट बढ़ा देंगे ना भाई। लोग अपना जो व्यापार लगाना है पैसा बढ़िया इंटरेस्ट उठाएंगे और व्यापार लगाएंगे, तो क्या होगा, आपके अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ा देगा, व्यापार बढ़ जाएगा। और क्या होगा भाई, इसमें यही एक चीज तो होगी ना कि अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो सब लोग लोन लेके अपना स्टार्टअप वगैरह स्टार्ट करेंगे, तो निवेश बढ़ेगा मार्केट में। अब आता है विश्व वन दिवस 21 मार्च, ठीक है। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर। जय किसान जय विज्ञान 25 से 29 दिसंबर। एक बात बताओ, सितंबर सॉरी, ये किसने दिया था,
जैसे जय जवान जय किसान तो सबको पता है, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, पर जय किसान जय जवान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। ठीक है, उन्होंने इसको मॉडिफाई कर दिया था बिकॉज उनको साइंस की वैल्यू उस दौर में समझ में आ गई थी, और साइंस की वैल्यू चंद्रयान 3 ने प्रूव भी कर दी है, पूरे विश्व में अपना परचम लहरा दिया है इसरो ने। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारण है मौद्रिक आय में वृद्धि से संबंधित नहीं होगा? देखिए, मुद्रा के संचलन वेग से अगर वृद्धि होती है, पैसा मार्केट में अगर कॉन्स्ट्रक्ट करता है तो आपको फायदा होगा भाई। मौद्रिक आय आपकी आपकी पॉलिसी इसी पे काम कर रही है। व्यापारिक बैंकों की शाख नीति, भाई पैसा होगा तो वो लोग अपने और भी ब्रांच ओपन करेंगे, सस्ती मौद्रिक नीति आएगी। अच्छा, तो संबंधित नहीं है। ब्लैक मनी जब किसी को पता ही नहीं होती तो वो कहाँ से किसी चीज से जुड़ी होगी? तो सीधे आपको यहाँ आंसर पकड़ लेना है कि ब्लैक मनी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के उपाय के लिए कदम उठाए जा सकते हैं? नई मुद्रा का निर्गमन, ठीक है। मजदूरी प्रबंधन, ठीक है। लाभ वितरण, जैसे मैंने आपको बताया कि मुद्रास्फीति का मतलब है महंगाई। सबको अगर मजदूरी प्रबंधन पैसा मिल रहा है तो महंगाई थोड़ी कम लगेगी। भाई पैसा होता तो बहुत ज्यादा नहीं दिक्कत होती ना। लाभ वितरण, आप बेनिफिट्स दे रहे हो, पैसे कमी नहीं महसूस हो रही है। नई मुद्रा का निर्गमन, आप नया पैसा चला रहे हो तो भी फायदा हो रहा है। तो उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किसके बजट निर्माण में भूमिका होती है? देखिए, नीति आयोग, प्रशासनिक एवं वित्त मंत्रालय, कैग। कैग इवेलुएट करता है, ठीक है। नीति आयोग आपकी पूरी योजनाओं को मेंटेन करता है, जैसे योजना आयोग करता था वैसे नीति आयोग भी करता है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट आता है प्रशासनिक एवं वित्त मंत्रालय। तो मैंने आपको इसके पहले ही बताया था कि जो फाइनेंशियल आपका है इंस्टीट्यूशन कौन है? वित्त मंत्रालय। तो उपयुक्त में इसमें नहीं, उपयुक्त में नहीं होगा, इसमें आप मुझे बताओ क्या होगा? क्या होगा भाई? उत्तर इतनी देर से मैं बता रही हूँ। हाँ, उपयुक्त में सभी होगा, यही सही है। विश्व व्यापार संगठन में कौन सा उद्देश्य WTO का उद्देश्य नहीं है? WTO के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में स्टैब्लिश हुई थी, गार्ट को रिप्लेस करके आई थी। गार्ट क्या है? जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड, व्यापार के लिए कुछ छूटें मिलती थी इसमें। इसी में हम कुछ शब्दों को पढ़ते हैं, उरुग्वे, टेबल वार्ता, मार्केश, एग्रीमेंट, इन्हीं के लिए सारे टर्म्स यूज होते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि क्या का कार्य है? जीवन स्तर में वृद्धि करना, बिल्कुल सही। वस्तुओं के उत्पादन एवं व्यापार में कमी करना, विश्व संसाधन का अनुकूल उपयोग करना, बिल्कुल सही। पर्यावरण संरक्षण एवं उनकी सुरक्षा, बहुत सारी चीजों पर लोन देता है, तो इसमें से क्या होगा? वस्तुओं एवं उत्पादन में कमी करना, बढ़ाना होगा ना व्यापार को, नाम ही है इसका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो व्यापार में कमी थोड़ी करेगी, व्यापार को बढ़ावा देगी, तो यही गलत उत्तर है इसका। ट्रिप्स बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पक्ष का संचालन करना। ट्रिप्स के बारे में तो पहले एक शब्द जान जाइए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है ये, ठीक है। आप इसका जो फुल फॉर्म है, इसका नाम ही है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। क्या है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसको कौन देखता है? व्यापार से संबंधित है। अभी हमने बात की विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता होगा कि बौद्धिक संपदा के बारे में जब भी बात होती तो GI टैग उसी का हिस्सा है, कॉपीराइट उसी का हिस्सा है, ये उसी के पार्ट्स हैं बौद्धिक क्षमता के, ठीक है। अब हम इन संस्थाओं को मेल करके देखते हैं। तो बिम्स्टेक का सेंटर ढाका है, ठीक। और आसियान का और ओपेक का, पहले बताओ कि ओपेक और एपेक जो संस्थाएं हैं वो क्या हैं? जहां तक मुझे याद आ रहा है, जो आपकी ओपेक संस्था है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम से है, ठीक है। तो एपेक किससे रिलेटेड है? अगर ये पेट्रोलियम से रिलेटेड है तो ये तुम लोग बताओगे। आसियान जकार्ता, ओपेक वियना और एपेक सिंगापुर। बिम्स्टेक ढाका, बी का 3 2 है। ओपेक वियना, बी का 4, अच्छा सॉरी माय मिस्टेक, ए का 3,
बी का 4, सी का 2, बस अब पता चल जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। गुड। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में कोटा, कोटा ना जैसे सहयोग राशि है, छूट राशि है व्यापार के लिए, जैसे टैरिफ जो वर्ड यूज करते हैं व्यापार सहयोग के लिए तो है। तो यहाँ पे आईएमएफ आपका मैं बता चुकी हूँ 1944 में स्टार्ट किया गया था, 29 देशों की सहायता से बना था और 1945 में स्टैब्लिश हो गया था। ठीक है, तो ये क्या करता है कोटा, विभिन्न देशों द्वारा आईएमएफ को दी सहयोग राशि को देता है। और एक बात, चाहे वर्ल्ड बैंक हो और चाहे आईएमएफ हो, वो मेंबर कंट्रीज को लोन देता है। ठीक है, किसको लोन देता है, मेंबर कंट्रीज को। कितनी मेंबर कंट्रीज हैं, 190। ये उत्तर आपका सही है। नेक्स्ट है आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, जेनेवा, बिल्कुल सही। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन, मेट्रोलॉजिकल आपका समुद्र से रिलेटेड है, लंदन। आईएमएफ वॉशिंगटन डीसी, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक दोनों ही कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी में है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण, वियना, ऑस्ट्रिया की कैपिटल। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, आईईए। ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी। अच्छा, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद, सॉरी शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राप्त किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद पहले बता चुके हैं हम आपको, जीडीपी। जीडीपी क्या है, किसी देश की सीमा के भीतर प्राइमरी टर्सरी सेकेंडरी सेक्टर में जो भी आपका प्रोडक्शन है वो क्या है, आपका जीडीपी है। ठीक है, वहाँ पे प्राइवेट और जो गवर्नमेंट सेक्टर है उससे बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास को जोड़ देना गलत। तो मैं बहुत आसान सा फॉर्मूला बताती हूँ, आपको समझ में आएगा। एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की हिंदी होती है हरास। ठीक है, हरास मतलब जो टूट फूट घीस हुई है। तो सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास घटाकर, ये आपको देखना पड़ रहा है ना, मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया, अब आपको याद रहेगा। एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये आपका उत्तर सही है। आर्थिक मंदी के कारण एक व्यक्ति ने अपना काम खो दिया, वह कम मजदूरी पर कुछ काम करने का सहमत हो गया, तो क्या होगा। देखिए इसमें ऑप्शन में प्रचंड बेरोजगारी या मौसमी चक्रीय अस्थायी दिया हुआ है, बट एक्चुअली जो प्रॉपर वर्ड है ना वो है अल्प बेरोजगारी, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। तो इनमें से कोई भी नहीं होना चाहिए, वर्ड होगा अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि मैं आपको परिभाषा बताती हूँ, मौसमी बेरोजगारी से मतलब कृषि से जुड़ा है कि आप जब आपको जोतने और बोने का काम मिल रहा है, ठीक है, उसके बीच में तो आप खाली हैं, बेरोजगार हैं। प्रश्न का भी कृषि में एग्जाम्पल होता है कि जैसे मान लीजिए एक ही रूम ही है, ठीक है, अब इसमें 2 लोग काम करें तो भी 2 क्विंटल गेहूं होगा और 4 लोग काम करें तो भी होगा 2 ही क्विंटल होगा, क्योंकि उसकी पैदावार ही उतनी है। तो जब ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम करते हैं बट जो उनका जीडीपी में योगदान होता है जीरो होता है, तो इसीलिए छिपी हुई बेरोजगारी या प्रश्न या डिस्गाइज बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है, तो एक तरह से प्रश्न बेरोजगारी को इसमें एग्जाम्पल मान सकते हैं, ये उसके करीब है पर एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि अंडर अनएम्प्लॉयमेंट की परिभाषा यही है कि कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पीएचडी होल्डर है, ठीक है, हायर एजुकेशन पढ़ाना चाहिए उसको तो, बट वो क्लर्क की नौकरी कर रहा है, उसकी क्षमता के अनुसार उसे काम नहीं मिल रहा है, तो आर्थिक एक व्यक्ति अपना काम खो दिया, कम मजदूरी पर कुछ भी करने पर सहमत है, तो मुझे लगता है कि वो प्रॉपरली अंडर अनएम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। अब नेक्स्ट है वस्तु एवं सेवा कर द्वारा, चक्रीय क्या है, साइक्लिक, जिसे जैसे कि मौसम आपका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है तो आपने लोगों को लगा लिया, मार्केट उठी हुई है, मार्केट रिसेशन में चली गई तो लोगों की छटनी हो गई, ऐसा कोविड के बाद हुआ था, तो मार्केट बेस्ड होता है ये चक्रीय बेरोजगारी। वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया है, तो आपको पता होगा कि संपत्ति कर भी है। संपत्ति कर कब, संपत्ति का जो चर्चा की गई है किस आर्टिकल में की गई है, पहले मूल अधिकार था, वर्तमान में 300A में रखा गया है, शायद 46 अमेंडमेंट है, देख लीजिएगा, मुझे एग्जैक्टली मिस हो गया। वैल्यू एडेड टैक्स जिसे कहते हैं, वैट को हटा के जीएसटी को पूरे भारत में लाया गया है।
क्योंकि वैट सब जगह अलग अलग था, इसीलिए जीएसटी को लाया गया है। औद्योगिक उत्पादन जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, इसमें क्या सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जैसे हम 3 सेक्टर की बात करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी सेक्टर के जो पार्ट्स हैं, जो प्राइमरी सेक्टर के पार्ट्स हैं, प्राइमरी सेक्टर में आपका आता है एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, ठीक है। उसी में आपका आता है एनिमल हस्बेंड्री, उसी में आपका आता है फिश कल्चर या पीसी कल्चर, आप जो बोलना चाहें, ठीक है। उसी में आता है आपका एक्सकवेशन, जिसे आप कह रहे हैं खनन, ठीक है। बात समझ में आ रही है। या माइनिंग, माइनिंग है आपका खनन और एक्सकवेशन है उत्खनन, ठीक। अब आता है सेकेंडरी पार्ट, क्योंकि क्वेश्चन गलत है इसलिए मुझे डिटेल में बताना पड़ा, ये क्वेश्चन गलत प्रिंट हो गया है। अब बात आती है सेकेंडरी इंडस्ट्री की। तो इंडस्ट्री में 4 चीजें हम देखते हैं, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन की हिंदी है निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण, गैस, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ठीक है। ये तो औद्योगिक क्रियाओं का मापक अब क्या नहीं होगा, खनन, क्योंकि ये तीनों पार्ट है, ठीक है, इसलिए डिटेल में बताया। टर्सरी में है आपकी सर्विस, सेवाएं, चाहे वो बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, या स्टोरेज का हो, कम्युनिकेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, ये उसके पार्ट हैं। चलिए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में क्या सही है, या किसी को भी कर्ज दे सकती है, या केवल विकासशील देशों को कर्ज देती है, यह केवल सदस्य देशों को कर्ज देती है। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि यह केवल सदस्य देशों को कर्ज देती है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे भारत में आरक्षित मुद्रा के रूप में रखा गया है। जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास नकदी। हाँ, जनता के पास मुद्रा भी सही है, जो हमारे पास करेंसी वैल्यू है वो भी, और बैंकों के पास भी। सावधि जमा बेटा मनी मूवमेंट में नहीं आता है ना, इसलिए इसे काउंट नहीं करेंगे। अब आता है पंचवर्षीय योजना, एज इट इज फर्स्ट हमारा फेवरेट टॉपिक। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, हैरोल्ड डमर मॉडल, बिल्कुल सही। आपका क्या है, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। दूसरा सेकंड महालनोबिस 1956 से 61, भारी उद्योग, हैवी इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। दूसरा हैवी इंडस्ट्री, ठीक है। तीसरा एस चक्रवर्ती मॉडल 1961 से 66, ठीक है, बिल्कुल सही, एस चक्रवर्ती मॉडल एकदम सही है। इसमें इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में कर दिया गया था। चतुर्थ आपका एल एस मन्ने, एल एस मन्ने। आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ 96 से 1969 तक योजना गैप था, या फिर एनुअल योजनाएं चल रही थी। तो ये शुरुआत हुई 1969 से 74 तक, ठीक है। एल एस मन्ने एंड अशोक रुद्र, एल एस मन्ने एंड अशोक रुद्र, तो यही आपका गलत है, ठीक है। ये मैं ऊपर करके लिख दे रही हूं। नेक्स्ट है कि जीएसटी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। जीएसटी कनाडा बेस्ड है, बिल्कुल सही है, कनाडा से बेस्ड किया गया, इसको लिया गया। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति का था, बिल्कुल सही है। विजय केलकर आपके वित्त आयोग के चेयरपर्सन भी रहे हैं। जीएसटी परिषद का मुख्यालय दिल्ली है, ना कि मुंबई है, यही गलत है। जीएसटी की चोरी करने वाले को 5 साल की सजा है, हाँ बिल्कुल 5 साल की सजा है, संभल के रहिएगा नौकरी करने के बाद। अब आता है स्थापना दिवस। आपसे पूछा गया ये कौन सा बैंक कब बना है, किसमें क्या असत्य है। तो एग्जिम बैंक आपका 1982, बिल्कुल सही है। नाबार्ड 1982 12 जुलाई, शिवरमन समिति। लघु उद्योग विकास बैंक आपका बना है 90। 2 आंसर गलत हैं,
और बैंक ऑफ इंडिया 1906। तो प्लीज आप इसको चेक कर लीजिएगा, इसमें दो आंसर गलत हैं, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, कृषि में अधिक लोगों को काम करने के पीछे सर्वोत्तम कारण क्या है? लोगों में कृषि का अधिक लाभ है, राजनीतिक दबाव है, अन्य क्षेत्रों में कृषि से लोगों को अवशोषित नहीं करते, अधिकांश लोग कृषि में काम करने में रुचि रखते हैं। क्या सच में आपको लगता है कि भारत में लोग कृषि में काम करने को सुरक्षित रखते हैं, इच्छा से लोग कृषि करते हैं? मतलब ऑनेस्टली बताइएगा। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि लोग सिर्फ मतलब नहीं कहीं और समायोजित हो पा रहे हैं तो कहाँ हो रहे हैं, कृषि में हो रहे हैं। ठीक है, यही मेन कारण है कि अन्य क्षेत्रों में कृषि से ज्यादा लोगों को अवशोषित नहीं कर पाते। ठीक है, असंगठित कार्य क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? समय पर ही कार्य का कोई प्रावधान नहीं है। अरे भैया क्यों नहीं है, टाइम पे काम करना ही बिल्कुल है। आप पहुंचिए जरा लेट, पंचिंग में लेट हो जाए तो आपको पता चलेगा कि समय पर ही कार्य का कोई प्रावधान नहीं, बिल्कुल है। भुगतान छुट्टियों का प्रावधान है। भैया ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो छुट्टियों को भी पैसे देता है? सरकारी संस्थाओं को अगर छोड़ दें तो असंगठित साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, रोजगार क्या सुरक्षा हाई है, तो सही कैसे नहीं हो, काफी हद तक सरकार के नियंत्रण से बाहर है। बिल्कुल, आपकी जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं सरकारी नियंत्रण के भीतर कहाँ है? तो आपका सही क्या है, भुगतान छुट्टियों का प्रावधान है। किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में अगर आप छुट्टी ले रहे हो तो उस दिन की सैलरी कट है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट, बैंकों की तरलता योजना की ऊपरी और निचली सीमाएं रेपो दर और रिवर्स रेपो दर करता है। मैं बताती हूँ कि ये है क्या। रेपो रेट की जो एग्जैक्टली परिभाषा है, रेपो रेट कहता है कि जो आरबीआई बैंक है वो कॉमर्शियल बैंकों को लोन देता है। तो आप बोलोगे इसमें नया क्या है, बैंक रेट भी यही है। दो कंडीशंस हैं इसमें। क्या? शॉर्ट टर्म होता है, दूसरा कुछ गिरवी रखना पड़ता है, मॉर्गेजिंग होती है। ये दो कंडीशंस हैं। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट नाम से ही उल्टा है। अभी तक आरबीआई सबको लोन दे रहा था, बट अब क्या है, कॉमर्शियल बैंक से आरबीआई लोन ले रहा है। पर कंडीशन वही दो रहेंगी, क्या? शॉर्ट टर्म एंड मॉर्गेजिंग। लिक्विडिटी को मेंटेन करने की ऊपरी और निचली सीमा यही होगी। निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए सूचकांक संगठक है? तो बुनियादी आवश्यकता में पानी, स्वच्छता, आवास, सूक्ष्म पर्यावरण सब कुछ है। कैसे हटा दीजिएगा? अगर अच्छा पर्यावरण नहीं होगा तो कैसे जिएगा? तापी गैस पाइपलाइन, पहली बात तो तापी का फुल फॉर्म जानते हैं? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। ठीक है, ये चार देश हैं। तो भारत, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान शामिल है। सही। इस परियोजना का निर्माण 2015 में शुरू हुआ। सही। इस योजना को बनाने की समझौता 2010 में हुआ था। बिल्कुल सही। इस परियोजना में ईरान महत्वपूर्ण देश है, नाम ही नहीं है कहीं, तो ईरान कहाँ होगा? तो यही आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कर पंचायत द्वारा लगाया जाता है? सेल्स टैक्स आपका बेटा स्टेट लगाता है, स्टेट लगाता है। ठीक है, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क आपका सेंट्रल लगाता है। ठीक है, तो मेलों पर लगाएगा आपका कर पंचायत। तो क्या उत्तर होगा? मेलों पर लगा रहा है। अब आता है निम्नलिखित में बिहार का कौन सा जिला है जहां पर चमड़ा प्रसंस्करण उद्योग होते हैं? तो बिहार का कौन सा जिला है? पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और बरौनी। बिहार के किस भाग में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है? बिहार का जो आपका उत्तर पश्चिमी भाग है, क्या वहां पर सबसे अधिक चीलों की संख्या नहीं है? लगभग 29 के आसपास तो वहां पर मिले हैं। कौन कौन सा जगह है जहां पर इतनी सारी मिलें हैं? क्या सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, ये सारी जगहें नहीं हैं? निम्नलिखित में से अच्छा एक से, पटना मेट्रो रेल परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि जो रेल कॉरपोरेशन एवं पटरा कॉरपोरेशन है उनका संयुक्त उपक्रम है। सही है। दूसरा, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर दानापुर से मीठापुर तथा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पटना स्टेशन से गांधी मैदान होते हुए न्यू आईएसबीटी के बीच प्रस्तावित होगी।
सही है। इसकी जो लंबाई है 31.39 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। इसका शिलान्यास नीतीश कुमार जी ने किया है, बिल्कुल गलत। इसका जो शिलान्यास है पीएम मोदी जी ने किया है। किसने किया है? पीएम मोदी जी ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। बिहार में स्थापित केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक औद्योगिक इकाई में कौन सा सुमेलित नहीं है? भारत बैगन, ठीक है, एवं इंजीनियरिंग कंपनी मोकामा, ठीक है। रेलवे विद्युत इंजन कारखाना मधेपुरा, ठीक है। नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग मिल कटिहार, बिल्कुल ठीक है। 3 जिलों में बहुत ज़्यादा जूट प्रोडक्शन होता है, जरा बताइएगा कहाँ कहाँ होता है। चलिए एक हिंट देती हूँ, तीनों पश्चिम बंगाल से जुटे हुए हैं। रेल पहिया कारखाना बेला गया, क्या ये सही है? सारण, कौन सा जिला है? सारण, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बिहार राज्य विद्युत परिषद, जो राज्य सॉरी बिहार के वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो मुझे जहां तक याद है कि श्री विजय कुमार चौधरी जी बिहार के वित्त मंत्री हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताने की तो जरूरत है नहीं कि सीएम और उप सीएम कौन है, सभी जानते होंगे। बिहार राज्य विद्युत परिषद, जो राज्य का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम का गठन हुआ 1 अप्रैल 1958। तो मुझे लगता है कि इस पेपर का भी सारा डिस्कशन आपको क्लियर हो गया होगा। जहां कहीं भी डाउट हो आप इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।